हाँ जी, तो अपन अपने प्रोफ़ेशनल एथिक्स के रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं। कल अपन ने क्या पढ़ लिया था? एक तो अपन ने ये देख लिया था कि अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के। उसके बाद अपन ने और क्या देखा था कि एक मेंबर की डिसेबिलिटीज़ क्या-क्या आ सकती है, किस वजह से उसका नाम हम रिमूव कर सकते हैं। देन मतलब उसका नाम रिमूव कर सकते हैं या फिर उसका नाम हम लिखे ही नहीं, जैसे अपन ने पढ़ा था कि वो 21 इयर्स का नहीं हुआ है, अनसाउंड माइंड का है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है बट उसे कोर्ट से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। देन अपन ने क्या पढ़ा था, अगर उसका नाम को हम रिमूव करते हैं किसी वजह से, उसमें अपन ने ये भी पढ़ा था कि डिसेबिलिटीज की वजह से भी उसके नाम को रिमूव किया जा सकता है। देन अपन ने ये भी देखा था कि सिग्निफिकेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है। देन अपन ने ये चीज भी लास्ट में जरूर देखी थी कि मेंबर्स डीम टू बी इन प्रैक्टिस क्या होते हैं, किन वजह से हम उन्हें डीम टू बी इन प्रैक्टिस मानते हैं। तो अब आगे अपन अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं। तो अपने पास अभी टॉपिक आ गया मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज का। तो अपना जो एक्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, उसके सेक्शन 2 में बातें लिखी हुई है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को ये जो सारे सर्विसेज है जो नीचे अपन पढ़ेंगे अभी लाइन वाइज, वो सारी सर्विसेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को अलाउ करिए कि वो एज जब वो प्रैक्टिस में है तो ये सर्विसेज भी क्लाइंट्स को प्रोवाइड करा सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैं अपने ये सारी सर्विसेज जो भी लिखी हुई हैं इसमें वो अपने ऑडिट क्लाइंट्स को प्रोवाइड करा सकते हैं क्या? देखो, आप ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराओगे तो आप इनका नेचर पढ़ोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि ये कहीं न कहीं कंपनी के क्लाइंट के इंटरनल असाइनमेंट्स हैं। और अगर अपन उसके स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो ये बात साफ-साफ लिखी हुई है कि अगर हम उसके इंटरनल असाइनमेंट्स को करेंगे, तो हम फिर उसकी स्टैट्यूटरी ऑडिट को इतना इंडिपेंडेंटली, ऑब्जेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएँगे। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इसके लिए और जो मतलब बेसिक आप जनरल उसमें अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो, उससे अपन यही समझ सकते हैं कि अगर आपने ये सारी सर्विसेज अपने ऑडिट क्लाइंट को प्रोवाइड करा दी तो देन आप स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते हो। तो हाँ, हमने ये मानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को हम ये सर्विसेज मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता है, बट वो अपने नॉन ऑडिट क्लाइंट्स को। ठीक है, अगर वो इंटरनल ऑडिट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रोवाइड करा सकता है, बिकॉज इंटरनल ऑडिट ऑलरेडी अपने इंटरनल असाइनमेंट में ही आती है और उसके लिए इंडिपेंडेंस जरूरी भी नहीं होती है। तो हाँ, आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो, बट अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो तो आपको उसका ध्यान रखना होगा कि आप सर्विसेज को देख के प्रोवाइड करें। ऐसी कोई सर्विस नहीं हो कि जिससे आपकी इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी पे कोई इम्पैक्ट आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अब। मैं आपको पढ़ा देती हूँ कि क्या-क्या वो सर्विसेज हैं। Pursuant to Section 2 above, the Council has passed a resolution permitting a chartered accountant in practice to enter entire range of management consultancy and other services. The expression management consultancy and other services shall not include the function of statutory or periodical audit, tax representation or advice, और एक्टिंग एज लिक्विडेटर, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्बिट्रेटर और रिसीवर। अब इसमें क्या लिख रखा है कि मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी में ये सारी सर्विसेज आपकी फॉल नहीं करेंगी। क्या क्या नहीं आएगा? आपकी स्टैट ऑडिट हो गई, आपकी इंटरनल ऑडिट हो गई, आपके टैक्स रिप्रेजेंटेशन हो गए, और अगर आप एज ए लिक्विडेटर, आर्बिट्रेटर, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर अगर ऐसे भी वर्क कर रहे हो फॉर दी कंपनी, तो भी वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज में नहीं आएगा, बिकॉज ये जनरली ऑलरेडी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड प्रैक्टिस को अलाउड था कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इनके अलावा अपन को सर्विसेज डिफाइन करनी, तो इनको अपन ने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज के परव्यू से बाहर रख दिया, बिकॉज ये हमें ऑलरेडी अलाउड है। तो अब अपन के पास क्या क्या सर्विसेज है, देखो बहुत सारी यहाँ पे सर्विसेज अपने पास गिवन है। मैं आपको ये एक एक जो इंपॉर्टेंट वन है जिनसे अभी तक पेपर में क्वेश्चन बन के आया है, देखो एक तो अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कभी भी ऐसे नहीं ऐसे पूछने वाला कि आप ये बताइए कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज गिवन है। द आंसर इज नो। आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपसे हमेशा केस सिनेरियो पूछा जाएगा, उसमें बोलेगा कि एक सीए है, वो ये सर्विसेज मतलब ये ऑडिट्स कर रहा है और एक ये भी एक अदर सर्विस वो प्रोवाइड करा रहा है, तो अब आप बताइए क्या वो ये सर्विस प्रोवाइड करा सकता है क्या। देन आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि जो उसमें सर्विस लिखी है क्या वो अपने इस जो लिस्ट है इसमें आती थी, क्या वो ये प्रोवाइड करा सकता है। देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक द आंसर। तो कभी भी आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे हमेशा केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाला है। अपन अब इनको पढ़ते हैं। देखो अभी सब बहुत सारी अपने पास सर्विसेज दे रखी है, तो अभी के लिए तो मैं आपको इनका सिर्फ नाम पढ़ा रही हूँ, ये समझते हुए कि आपको ये आते होंगे, आप इनका मतलब समझते होंगे, बट स्टिल अगर आप लोगों को इन सर्विसेज में डाउट हो कि सर्विसेज क्या है, एक्चुअली सीएन में क्या करता है, तो आप मुझे को कमेंट करके बता देना, फिर मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको इन सिर्फ सर्विसेज का मतलब भी समझा दूंगी। तो अभी तो अपन सिर्फ सर्विसेज के नाम को रीड कर रहे हैं, जो जो भी इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग
and financial policy determination, capital structure planning and advice regarding raising finance, working capital management, preparing project reports, मार्केट रिसर्च एंड डिमांड स्टडीज, पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। हाँ, इस वाले को आप स्टार मार्क कर लेना बिकॉज इससे कई बार पास में क्वेश्चन पूछा गया है पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, then valuation of shares in business and advice regarding amalgamation, merger and acquisition, acting as registered valuer under the Companies Act 2013, system analysis and design, computer related services including selection of hardware and development of software in all areas of services which can otherwise be rendered by chartered accountant in practice, then acting as advisor or consultant to an issue, मतलब आपके प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड बात हो रही है, ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड मेमोरेंडम कंटेनिंग सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, preparation of publicity budget, advice regarding arrangements for selection of and media centers for holding conferences of brokers, advice on the post issue activities, example follow up steps which include listing of instruments and dispatch of certificates and refunds, then investment counseling in respect of securities, acting as registrar to an issue and for transfer of shares or other securities, quality audit, environment audit, energy audit, acting as recovery consultant, insurance financial advisory services, acting as insolvency professional। तो यहाँ पे अपन ने जो जो भी मेन सर्विसेज थी उनको एक बार गो थ्रू कर लिया। आपको बस इनको दिमाग में रखना है कि क्या क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता है, देन अकॉर्डिंगली अगर कोई भी आपका केस सिनेरियो क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, आगे बढ़ते अपन हम। यहाँ पे मैंने जो आप लोग को बताया था कि जो स्टैट ऑडिट होती है, इंटरनल ऑडिट, टैक्स रिप्रेजेंटेशन, आर्बिट्रेटर, लिक्विडेटर, एग्जीक्यूटर, ट्रस्टी, वो सर्विसेज तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हमने नॉर्मल कोर्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करा सकता था। तो ये तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। देन इट मे ऑल्सो बी नोटेड एंड मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस ड्यूरिंग द पीरियड ही रेंडर सर्विसेज विद आर्म फोर्सेज। अब ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप किसी आर्म फोर्सेज को सर्विसेज यानी आपने नौसेना, मिलिट्री, इनको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो तो भी आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस ही माने जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन हम। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपको याद हो अपन ने इंटरमीडिएट में सेक्शन पढ़ा हुआ है, सेक्शन 144 जो की बात करता है कि कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जो कि एक ऑडिटर प्रोवाइड नहीं करा सकता है अपने क्लाइंट को। यानी देखो, एक सीए प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन अगर आप सीए होकर के उसके साथ उस कंपनी के ऑडिटर भी हो, ऑडिटर कौन से, स्टैट ऑडिटर, तो आप ये फॉलोइंग सर्विसेज उसे प्रोवाइड नहीं करा सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है, इंटरनल असाइनमेंट्स आप नहीं कर सकते बिकॉज उससे आपकी इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी को हर्ट होगा। जैसे अब क्या है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, rendering of outsourced financial services, management services and any other kind of services as may be prescribed। तो ये 9 सर्विसेज हैं जो कि एक ऑडिटर अपने क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं करा सकता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कंपनीज नॉट टू एंगेज इन अकाउंटेंसी। अब ये क्या बोल रहे हैं, देखो आपने अभी तक देखा होगा अपनी कोई भी अगर सीए फॉर्म है, अगर आपने देखा होगा डिलॉयट, केपीएमजी, मतलब जितनी भी बिग 4 है, बिग 5, बिग 10 या फिर कोई भी मिड साइज फॉर्म है, तो वो सारी की सारी या तो पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर एलएलपी है। कोई भी आज तक हमने नहीं देखा कि कंपनी फॉर्म बना करके हम सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज ये रेगुलेशंस में ही लिखा हुआ है। हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट है वही इस बारे में बोलता है कि आप एक कंपनी बना करके कभी भी सीए प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, या तो आपको पार्टनरशिप फॉर्म ही बनानी होगी या फिर आपको एलएलपी बनानी होगी। और एलएलपी में भी साफ साफ लिख रखा है कि आपका कोई भी पार्टनर कंपनी नहीं होना चाहिए, आपके सारे पार्टनर्स इंडिविजुअल होने चाहिए, जीते जागते इंसान होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप एक तो या तो कंपनी बना करके सीए प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, और अगर आपकी एलएलपी भी है तो उसमें कोई भी पार्टनर आपका कंपनी फॉर्म में नहीं होना चाहिए, सारे इंडिविजुअल्स ही होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि नो कंपनी वेदर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और एल्सवेयर शैल प्रैक्टिस एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मतलब कंपनी नहीं होनी चाहिए। Here the term company shall include any LLP which has company as its partner, मतलब अगर LLP में कंपनी पार्टनर है तो वो LLP भी एज सीए प्रैक्टिस नहीं कर सकती है। अगर अब कॉन्ट्रावेंशन होता है तो जो भी डायरेक्टर है, मैनेजर है, सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर है जो कि इसमें वायलेशन में इन्वॉल्व है, तो उन पे क्या पेनल्टी आएगी। फर्स्ट कन्विक्शन के लिए तो 1000 रुपीज, और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन मतलब हमने एक बार तो गलती करी थी, दोबारा फिर गलती कर दी तो उसके लिए 5000 की आपकी पेनल्टी आ जाएगी। अब आगे क्या लिखा हुआ है,
देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर सपोज मैंने एक फर्म बनाई है, उसमें मैं हूँ, मेरे 2-3 दोस्त भी मेरे साथ हैं और मैंने कुछ ना लॉयर को भी हायर कर, मतलब लॉयर भी उसमें एक पार्टनर है, उसमें एक सीएस भी पार्टनर है, एक सीएमए भी पार्टनर है। तब केस में अगर हम एक ऑडिट लाइन पे साइन करने वाले हैं तो उसपे साइन कौन कर सकता है? तो उसपे साइन मैं कर सकती हूँ और जो मेरे दोस्त वहाँ पे यानी मेरे जो पार्टनर्स होंगे जो कि ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होंगे, वही ही साइन कर सकते हैं। कोई भी लॉयर, सीएस, सीएमए कोई भी साइन नहीं कर सकता है, सिर्फ सीए ही ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर सकता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वेयर अ फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी देन ओनली द पार्टनर्स who are chartered accountant shall be authorized to act and sign। मतलब कि सिर्फ वही पार्टनर साइन कर सकते हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो। हाँ, ऐसे हो सकता है कि एक इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, सीएस भी है, सीएमए भी है, हाँ तो भाई वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है ना, सीए तो है ना, तो हाँ वो इंसान साइन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं अपन हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेंबर्स इन प्रैक्टिस प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग अ डेजिग्नेशन अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके लिए मैंने एक समरी बनाई है, पहले मैं आपको समरी से गो थ्रू करा देती हूँ, इजी रहेगा आपको भी। यस, हियर इट इज। प्रोहिबिशन फॉर अदर डेजिग्नेशन क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला मेंबर जो कि प्रैक्टिसिंग हो या नहीं हो, यानी कैसा भी मेंबर चलेगा, प्रैक्टिसिंग है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, कैन यूज सीए प्रीफिक्स। मतलब आज की तारीख में कोई भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो अपने नाम के आगे सीए तो लगा ही सकता है। जैसे मैं भी लिख सकती हूँ सीए नंदिनी गुप्ता, और भी कोई होगा तो वो भी अपने नाम के आगे सीए लगा सकता है। देन आगे क्या लिखा हुआ है? मेंबर जो कि प्रैक्टिस में नहीं है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, तो अगर मैं मेंबर हूं लेकिन मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं और मैं कोई भी डेजिग्नेशन, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला डेजिग्नेशन यूज नहीं कर रही हूँ। फॉर सपोज अगर मैं कहीं पे भी ऐसा अपना विजिटिंग कार्ड बनवा लेती हूँ, उसमें लिखती हूँ सीए नंदिनी गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर मैंने इस तरह से नहीं किया हुआ, यानी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला डेजिग्नेशन यूज नहीं कर रही हूँ, तो ऐसे केस में मैं कोई भी डेजिग्नेशन यूज कर सकती हूँ। फॉर सपोज अगर मैं बात करूँ, मैं सीएस भी हूँ, सीएमए भी हूँ, अब उनका भी डेजिग्नेशन है कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो क्या मैं उन डेजिग्नेशन को यूज कर सकती हूँ? हाँ, आप कर सकते हो, बिकॉज आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला डेजिग्नेशन यूज नहीं कर रहे हो। तो दो कंडीशन है यहाँ पे, दोनों दोनों फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहला तो आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होनी चाहिए और दूसरा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला डेजिग्नेशन यूज नहीं कर रहे हो। अगर ये दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल होती हैं तो फिर आप कोई सा भी डेजिग्नेशन यूज कर सकते हो। जैसे कंपनी सेक्रेटरी हो गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गया, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया, सीएफए हो गया, वो सारे के सारे आप डेजिग्नेशन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या पॉइंट लिखा हुआ है? मेंबर्स जो कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो तो कोई और डेजिग्नेशन यूज ही नहीं कर सकते हैं। मतलब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला डेजिग्नेशन लगाए नहीं लगाए, भाई वो प्रैक्टिसिंग मेंबर है तो वो कोई और डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते हैं ना, जबकि उसका कोई एक्सेप्शन ही ना काउंसिल ने बनाया हो। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर आप प्रैक्टिसिंग मेंबर हो तो आप कोई भी और डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट जो कि हमारे काउंसिल ने परमिट हमें किए हों। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखो, आप किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप की डेजिग्नेशन को यूज कर सकते हो जो कि हमारे काउंसिल ने रिकॉग्नाइज करी हो, यानी उसे अलाउ किया हो। देन अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप है जिसको भी अगर हमारे काउंसिल ने अलाउ किया हो तो हम उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अब। Then members' name can be written on offer documents and advertisements as advisor issue. However, name and address should not appear prominently. अब ये क्या बोल रहे हैं? जब भी एक कंपनी अपना आईपीओ रेज कर रही होती है तो उस केस में हम जो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं उसमें हमें अपना एडवाइजर का नाम, अपने कंसल्टेंट का नाम लिखना होता है। तो अगर उसमें हमने अपने सीए का नाम लिखा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिख सकते हैं, बट उसका नाम ऐसे प्रोमिनेंटली नहीं आना चाहिए, ऐसे बोल्ड करके एकदम हाईलाइट होकर नहीं दिखना चाहिए कि हमारा एडवाइजर टू द इशू ये है। नहीं, इस तरह से एकदम उसका एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, नॉर्मली जो जनरल इन्फॉर्मेशन बाकी सब चीजें लिखी हुई वैसे ही उसका नाम हम लिख सकते हैं। Then member who is also director in a company, member of political party, position in club, holding any position in club or organization, not sorry, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेंबर हु इज ऑल्सो डायरेक्टर इन अ कंपनी, मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पोजीशन इन क्लब और ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट परमिटेड टू मेंशन दीज पोजीशंस। मतलब अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो या फिर आप कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन इन क्लब और ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करते हो, तो इन सारी जो आपकी पोजीशन से, डेजिग्नेशन से, इनको भी आप यूज नहीं कर सकते हो अपने नाम के आगे। ठीक है,
देन क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट यूज डेजिग्नेशन ऑफ सीएमए बट कैन यूज एसीएमए और एफसीएमए। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर ठीक है मैं आज सीएमए हूँ, मतलब मैंने सीएमए भी कर रखा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, मैं अपने नाम के आगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं लिख सकती हूँ, जैसे नंदिनी गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। नो, मैं ये चीज नहीं कर सकती हूँ। रादर बिंग मैं ये जरूर कर सकती हूँ कि मैं अपने नाम के पहले जो प्रीफिक्स है उसमें मैं सीए सीएमए दोनों लिख सकती हूँ। जैसे बहुत लोगों को आपने देखा भी होगा, ऐसे लिखते सीए सीए सीएमए दिस दिस दिस, तो हाँ मैं भी उस तरह से कर सकती हूँ, सीए सीएमए नंदिनी गुप्ता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं अपने नाम के आगे डेजिग्नेशन, यानी जो मेरे नाम के बाद पूरा नाम लिखा जाता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो मैं नहीं लिख सकती हूँ। देन क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट यूज डेजिग्नेशन ऑफ कॉर्पोरेट लॉयर। अगर मैंने सीए के साथ साथ लॉ भी कर रखा है, मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर भी हूँ, तो मैं वो डेजिग्नेशन भी यूज नहीं कर सकती हूँ। देन कैन नॉट यूज प्रीफिक्स बट कैन डेजिग्नेट हिमसेल्फ एज सीपीए। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है कि एक सीपीए कोर्स भी होता है, जो मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो फॉरेन कंट्री का सीए आप कह सकते हो, तो वो भी आप मतलब उसका डेजिग्नेशन यूज कर सकते हो, बट उसका मतलब अभी थोड़ा सा उल्टा हो गया। अभी तक अपन ये देख रहे थे कि हम प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, डेजिग्नेशन नहीं लगा सकते। अब ये थोड़ा सा उल्टा हो गया कि इस केस में हम डेजिग्नेशन तो लगा सकते हैं लेकिन हम प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकते हो। तो इसमें अपन ऐसे तो लिख सकते हैं सीए नंदिनी गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड देन नीचे सीपीए, वो तो हम लिख सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं लिख सकते कि अपन ने सीए सीए पे नंदिनी गुप्ता, इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा उल्टा आपको ध्यान रखना होगा इन केस ऑफ सीपीए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अब। मेंबर कैन प्रैक्टिस एज सीएस कॉस्ट अकाउंटेंट बट कैन नॉट डेजिग्नेट हिमसेल्फ। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि हम प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं लेकिन हम डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते हैं। हम उनके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर मैं आज एक फर्म की पार्टनर हूँ और मैं सीए भी हूँ, सीएस भी सीएमए भी हूँ, तो मैं जो भी सीए का काम होगा फर्म वो क्या ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना, मैं वो भी कर सकती हूँ। कुछ आरओसी से रिलेटेड काम है तो वो भी मैं कर सकती हूँ, और कुछ अपने कॉस्ट से रिलेटेड काम है तो वो भी मैं कर सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे अपने कुछ समरी पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख करके दे रखे हैं। तो इनको आप पढ़ोगे ना तो आपको वो जो ऊपर इतने सारे पैराग्राफ्स लिख रखे हैं ना, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बार अपन ऊपर देख लेते हैं अपन से कुछ मिस आउट तो नहीं हुआ है। हाँ जी, अब इन पॉइंट्स को अपन पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है कि आप प्रैक्टिस में हो या नहीं हो, आप सीए प्रीफिक्स तो यूज कर सकते हो। देन क्या लिखा हुआ है, जो कि मेंबर प्रैक्टिस में होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कोई और डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते। देन जो मेंबर प्रैक्टिस में नहीं होते हैं, वो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला डेजिग्नेशन यूज नहीं कर रहे हैं तो वो कोई भी डेजिग्नेशन यूज कर सकते हैं। देन क्या लिखा हुआ है, नेवरदीलेस अ मेंबर इन प्रैक्टिस में यूज एनी अदर डिस्क्रिप्शन इंडिकेटिंग membership of such other institute of accountancy whether in India or elsewhere as may be recognized in this behalf by council। मतलब मैंने आपको ये बताया था एक्सेप्शन में कि जो मेंबर इन प्रैक्टिस होते हैं, अगर कोई और इंस्टीट्यूट की उनके पास मेंबरशिप है और अगर वो काउंसिल ने रिकॉग्नाइज करी है तो वो उसको भी अपने नाम के आगे यानी उसे खुद के नाम को उससे डेजिग्नेट कर सकते हैं। देन ये हमने वही प्रोस्पेक्टस वाला कि आप एडवाइजर टू द इशू, मतलब आप उसका नाम लिख सकते हो बट वो प्रोमिनेंटली नहीं आना चाहिए। देन क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आपके पास ये सारी पोजीशंस भी है तो आप इन पोजीशंस को अपने नाम के आगे नहीं लिख सकते हो। देन मेंबर्स हु आर आल्सो कॉस्ट अकाउंटेंट्स, ये मैंने आपको बताया था, आप प्रीफिक्स यूज कर सकते हो लेकिन डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते हो। देन क्या लिखा हुआ है, परमिशन टू मेंशन क्वालिफिकेशंस ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूशंस। अभी क्या है, द मेंबर्स आर परमिटेड टू मेंशन मेंबरशिप ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी। वही सेम बात मैंने जो आपको ऊपर एक्सेप्शंस में बताई थी, आप मेंबरशिप ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूट लिख सकते हो अगर वो काउंसिल ने रिकॉग्नाइज करी हो। देन ये जो पूरा लिखा हुआ है वो मैंने आपको ऊपर शॉर्ट में ऊपर समरी में लिखवा दिया, तो यहाँ से पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बजाय ऊपर से समरी पढ़ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन हम। देन क्या लिखा हुआ है, इट इज इम्प्रॉपर फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट टू स्टेट ऑन हिज प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स दैट ही इज एन इनकम टैक्स कंसल्टेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट कंसल्टेंट और मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मतलब ये सारे ना वो नहीं लिख सकते कि डेजिग्नेशन ही होता चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, वो नहीं लिख सकते, बट अपन ने ये पढ़ा है कि अपन प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। देन ये अपना कॉर्पोरेट लॉयर वाला पॉइंट आ गया जो मैंने बता दिया, सीपीए वाला मैंने पॉइंट आपको बता ही दिया है। तो जो भी मेन पॉइंट्स है वो मैं ऑलरेडी आपको समरी फॉर्म में बता चुकी हूँ, जो कि आपके लिए इजी होगा उसे ग्रैब करना, उसे लर्न करना है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अब। आइए अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिसेज। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, उसकी एक से ज्यादा ब्रांचेस है। देखो एक ब्रांच है तो ठीक है, उसमें जो भी उसका पार्टनर होगा, मेंबर होगा, जो भी इंचार्ज होगा वो वहां पे आते होंगे, काम करते होंगे, तो ठीक है एक ब्रांच में तो चलता है। लेकिन आपकी एक ब्रांच से ज्यादा है तो ऐसे केस में ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही मेंबर जो एक ही
इंचार्ज है वही दोनों फर्म्स को संभालेगा, दोनों ब्रांचेस को संभालेगा। नो, आपको दोनों ही ब्रांचेस के लिए अलग-अलग इंचार्ज रखना होगा। आपके पास इतने मतलब आप कह सकते हैं या तो एम्प्लॉयमेंट हो आपका या पार्टनर हो, मतलब एम्प्लॉयी हो, पार्टनर हो, कोई भी हो, लेकिन जो आपकी दूसरी ब्रांच है उसे संभालने के लिए एक सेपरेट इंसान आपके पास होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज मोर देन वन ऑफिस इन इंडिया, ईच वन ऑफ सच ऑफिसेज शुड बी इन अ सेपरेट चार्ज ऑफ अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। और उसका मतलब इंचार्ज भी कौन होना चाहिए? एक सीए ही हो सकता है, यानी आप भले से एम्प्लॉय हो आपका या फिर पार्टनर हो, लेकिन वो दोनों की दोनों ही सीए होने चाहिए, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट होने चाहिए। ऐसे नहीं हमने किसी भी इंसान को पकड़ के लाया और उसको इंचार्ज बना दिया। द आंसर इज नो, वो सीए ही होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ अ मेंबर और फर्म टू हैव अ मेंबर इन चार्ज ऑफ इट्स ब्रांच एंड अ सेपरेट मेंबर इन केस ऑफ ईच ऑफ द ब्रांचेस वेयर देयर इज मोर देन वन वुड कॉन्स्टिट्यूट। मतलब अगर आपने सेपरेट इंचार्ज नहीं लेके आए तो ये आपके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है? ये कुछ एग्जाम्पशंस अपन को दे रखी है। एग्जाम्पशंस क्या-क्या है? ये हिल एरियाज के लिए अपने पास एग्जाम्पशंस दे रखी हैं। हिल एरिया जैसे अपने नैनीताल, मसूरी, इन सब के लिए दे रखा है कि क्या होता है कि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका हिली एरिया में मतलब ऐसे टॉप पे जाकर के उसकी फर्म है, उसका प्लेस है जहाँ से वो अपनी प्रैक्टिस करता है, तो ऐसे केस में जब हिली सीजन मतलब कि एकदम विंटर वाला सीजन आता है, जब एकदम बर्फ वगैरह पड़ जाती है, कोई ऊपर पहाड़ों तक जा नहीं सकता है, तो ऐसे केस में एग्जेम्पशन बना के दी है कि 3 महीने के लिए। देखो जनरली जो एकदम होता है ना अच्छी वाली जो सर्दी पड़ती है इंडिया में, वो 3 महीने की ही होती है। तो उसके लिए उन्होंने ये एग्जेम्पशन बना के दी है कि 3 महीने के लिए ठीक है, आप प्लेन एरियाज़ में जा आकर के अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हो, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ उस टाइम पे हिल एरियाज़ पे जाने के लिए बंद हो जाता है रास्ता, तो कोई क्लाइंट पहुँच ही नहीं पाएगा, तो उसका तो मतलब बिज़नेस ठप ना 3 महीने के लिए, तो उसका बिज़नेस नहीं रुके, बेसिकली उसकी प्रैक्टिस नहीं रुके, तो ऐसे केस में 3 महीने के लिए उसे अलाउ किया गया है कि वो दूसरी जगह पे जा सकते हैं, यानी किसी भी प्लेन एरिया में वो जा सकता है। Such members which shall be allowed to open temporary office in a city in the plain for a limited period not exceeding 3 months, मतलब मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए वो जा सकता है। दूसरा क्या दे रखा है? द रेगुलर ऑफिस शुड नॉट बी क्लोज ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखो ये लिखा हुआ है कि ठीक है, आप भली से प्लेन एरिया में शिफ्ट हो रहे हो, लेकिन आपका रेगुलर ऑफिस ऐसे नहीं कि आपने उसको बंद कर दिया। जो भी आपकी मेन करस्पॉन्डेंस वाली चीज होती है, कोई भी चीज, वो मेन रेगुलर ऑफिस पे ही जाती है, वो आपके करस्पॉन्डेंस ऑफिस पे नहीं आती है। तो इसके लिए आपको मेन ऑफिस बंद नहीं करना है, ठीक है, वो टाइम पीरियड टेम्परेरी पीरियड के लिए आपको शिफ्ट करना पड़ा है, बिकॉज वहाँ के रास्ते ही बंद हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको अपना रेगुलर ऑफिस भी चालू रखना है एंड टेम्परेरी ऑफिस पे आपको फॉर द टाइम बीइंग काम करना है। Then the name board of the firm in the temporary office should not be displayed at times other than the period such office is permitted to function as above। भी क्या लिखा हुआ है? जो भी आपका टेम्परेरी ऑफिस है, जो कि आपने प्लेन एरिया में लिया है, उस पर आप ऐसे नहीं है कि आपका नेम बोर्ड तो 12 महीने टंगा हुआ है और आपने 3 महीने आके वहाँ पे प्रैक्टिस करी है। भाई नहीं, जितने टाइम के लिए हम वहाँ पे हो, बस उतने ही टाइम के लिए आपका नेम बोर्ड भी वहाँ पर ही होना चाहिए। जैसे अगर आप 2 महीने के लिए है तो 2 महीने के लिए होना चाहिए, 2.5 महीने के लिए तो 2.5 महीने के लिए ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पूरे 12 महीने के लिए वहाँ पे आपका नेम बोर्ड टंगा हुआ है। नो, आपका टेम्परेरी ऑफिस है, जब आपने प्रैक्टिस के लिए आप आए हो तभी आपका नेम बोर्ड वहाँ पे हो सकता है। Then, before commencement of every winter, it shall be obligatory on the member to inform the institute that he is opening the temporary office from a particular date, and after the office is closed at the expiry of the period of permission, an intimation to that effect should also be sent to the office। अभी क्या बोल रहे हैं? जब आप अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो फॉर द टाइम बिंग, तो आपको अपने इंस्टीट्यूट को बताना होगा कि देखो मैंने ये ऑफिस यहाँ पे खोला है, इसका एड्रेस ये है और अब मैं टेम्परेरी पीरियड के लिए यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में भी बताना, और जब आप अपने ऑफिस को क्लोज कर रहे हो मतलब 3 महीने के अंदर-अंदर आपको वो टेम्परेरी ऑफिस बंद करना होगा। तो जब आपका ऑफिस बंद हो जाए उन 3 महीने के अंदर-अंदर, तो आपको दोबारा से इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ, मेरे 3 महीने के अंदर मैंने इसको बंद कर दिया और अब मैं वापस अपने रेगुलर ऑफिस में शिफ्ट हो रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? Above condition apply to any additional office situated at a place beyond 50 kilometers from the municipal limits in which any office is situated। देखो ये पॉइंट अभी नीचे अपन पढ़ेंगे, आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा ये नीचे वाला पॉइंट। देन क्या लिखा हुआ है? इट इज नेसेसरी टू मेंशन दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ऑफ द ब्रांच ऑफ अनदर फर्म शुड बी एसोसिएटेड विद हिम और विद द फर्म आइदर एज पार्टनर और एज अ पेड असिस्टेंट। इफ ही इज पेड असिस्टेंट ही मस्ट बी एन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। अभी क्या बोल रहे हैं कि फॉर सपोज मैं मेरी ही बात करती हूँ, मैं किसी दूसरे फर्म के लिए एज एन इंचार्ज काम कर रही हूँ, उनका कोई दूसरा ब्रांच है, उस पर जाकर के मैं एज एन इंचार्ज काम कर रही हूँ, वहाँ पर बैठ रही हूँ, काम कर रही हूँ। तो ऐसे केस में मैं ऐसे नहीं कि बस उन्होंने मुझे बोला कि तू जाकर के देख लेना फर्म को और संभाल लेना, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। या तो उन्हें मुझे अपने फर्म का पार्टनर बनाना होगा या फिर उन्हें मुझे अपने होल टाइम एम्प्लॉयमेंट पे रखना होगा, देन ओनली जाकर के मैं उनके उस ब्रांच को संभाल सकती हूँ।
देन क्या लिखा हुआ है, द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 27 इन रिगार्ड टू मेंबर बीइंग इन चार्ज ऑफ ऑफिस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और फर्म ऑफ सच चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी सेटिस्फाइड ओनली इफ द मेंबर इज एक्टिवली एसोसिएटेड विद सच ऑफिस. Such association shall be deemed to exist if the member resides in the place where office is situated for a period of not less than 182 days, यानी at least 182 days, और he attends the said office for at least 182 days. अभी ये क्या बोल रहे हैं कि देखो ऐसे नहीं है कि मुझे जो ब्रांच का इंचार्ज बना दिया और मैं ना जाती हूँ महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, इस तरह से मैं बस जाती हूँ और थोड़ा बहुत देख करके आ जाती हूँ. भाई ऐसे नहीं होना चाहिए. इंचार्ज तभी माने जाओगे जब आप एक्टिवली एसोसिएटेड हो उस ब्रांच के साथ. और एक्टिवली एसोसिएशन कब माना जाता है, जब या तो मेरा प्लेस मतलब जहाँ पे वो ऑफिस है जिस सिटी में, उसी सिटी में मेरा घर हो, मैं मतलब होता है ना सेम सिटी में घर हो, तो माना जाता है कि हाँ भाई इंसान जाता ही होगा, वहाँ पे देखता ही होगा. दूसरा ये भी हो सकता है कि या तो मतलब मैं उस ऑफिस को अटेंड करी, होता है ना कि बायोमेट्रिक लगा दिया, देखा जा रहा है कि कितने दिन इसकी अटेंडेंस हो रही है, तो आपकी अटेंडेंस इतनी होनी चाहिए, आपको ऑफिस उतने टाइम के लिए आपको अटेंड करना चाहिए. आप वो दिन कितने हैं, एटलीस्ट 182 डेज. या तो आप उसी सिटी में रह रहे हो 182 डेज के लिए, या फिर आप अपने ऑफिस को रेगुलरली अटेंड कर रहे हो फॉर एटलीस्ट 182 डेज. तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर आप इंचार्ज बनना चाहते हो तो आपको एक्टिवली एसोसिएट होना पड़ेगा. एसोसिएट कब होगे, जब आप सेम सिटी में रिसाइड कर रहे हो या फिर ऑफिस को अटेंड कर रहे हो फॉर एटलीस्ट 182 डेज. आगे बढ़ते हैं अपन. अब ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ नेम बोर्ड देयर विल बी नो बार टू पुटिंग अप द नेम putting up of a name board in the place of residence of a member with the designation of chartered accountant provided it is a name plate or a name board of an individual member and not the firm. अभी आप पे क्या बोल रहे हैं कि ठीक है आप अपना नेम बोर्ड, जैसे आपने देखा होगा जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो अपने गाड़ी के पीछे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टिकर लगाते हैं. अपने घर के नाम के बाद जो नेम प्लेट होती है उसमें भी सीए लिखते हैं, सीए नंदिनी गुप्ता, और जो भी आपका नाम है उसके आगे आप सीए लगाते हो. तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि हाँ ठीक है आप अपने नेम प्लेट के आगे जो आपकी घर की नेम प्लेट है उसके आगे आप सीए प्रीफिक्स यूज कर सकते हो, लेकिन वो आपके घर की पर्सनल नेम प्लेट लगनी चाहिए. ऐसे नहीं कि फॉर्म का वो लगा दिया हो कि भाई पहले तो हमने जो भी आपकी फॉर्म का नाम है वो लिखा हुआ है, देन उसके नीचे पार्टनर्स के नाम लिखे हुए. ऐसे नहीं होना चाहिए. आपके घर की नेम प्लेट है उसमें आपका सिर्फ पर्सनल नाम आना चाहिए. ऐसे नहीं कि आपने पूरे फॉर्म का नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, वहां पे भी फॉर्म का एडवर्टीजमेंट कर रहे हो कि भाई मैं इस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड हूँ, यहाँ पर आकर के आप काम कराओ. नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए. आपको बस अपना खुद का पर्सनल नाम बताना है विद यूजिंग द सीए प्रीफिक्स. ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन. अब हाँ जी, अब वो ये पॉइंट्स आ चुके हैं जो कि मैंने आपको 50 किलोमीटर्स वाला बताया था ना, वो पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा. जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ठीक है वैसे तो नॉर्मली आपका सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए, बट अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशंस दे रखे हैं. देखो एक तो अपन ने वो हिल एरियाज वाला पढ़ा था, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट था कि आपको तो उसमें अपना ऑफिस ही शिफ्ट करना पड़ेगा. अब ये कुछ थोड़े डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे हैं. क्या दे रखा है कि आपका सेपरेट इंचार्ज आपको रखने की जरूरत नहीं है. किन केसेस में जरूरत नहीं है, या तो आप सेम प्रीमाइसेस में ही आपका ऑफिस हो. फॉर सपोज एक पूरी बिल्डिंग है 10 माले की, उसमें दो फ्लोर्स पे तो मेरा ही ऑफिस है, तो मुझे अब सेपरेट इंचार्ज रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डिफरेंट फ्लोर्स ही तो मैं ऐसे 2-3 चक्कर मार सकती हूँ, या तो ऊपर वाले फ्लोर पे चली गई, नीचे वाले फ्लोर पे आ गई. तो अगर आपका सेम प्रीमाइसेस में आपके ऑफिस है, सेम ब्रांच मतलब सेम ऑफिस में ही सेम बिल्डिंग में आपके सेम प्रीमाइसेस में अगर आपके ब्रांचेस है, तो ऐसे केस में आपको सेपरेट इंचार्ज की जरूरत नहीं है. Then the second office is located in the same city in which the first office is located. For suppose मैं जयपुर से हूँ, मेरी जो फर्म है एक ब्रांच भी जयपुर में ही है और दूसरी ब्रांच भी जयपुर में ही है, तो अगर मेरी दोनों ही ब्रांचेस जयपुर में है तो ऐसे केस में भी मुझे सेपरेट इंचार्ज रखने की जरूरत नहीं है. ऐसा हो सकता है ना कि भाई सेपरेट, 1 सेकंड गाइस. हाँ जी, तो अपन किस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि अगर मेरा जो ऑफिस है वो सेम सिटी में लोकेटेड है, फॉर सपोज मैं जयपुर की, तो दोनों ही ब्रांचेस मेरी जयपुर में है, तो ऐसे केस में मुझे सेपरेट इंचार्ज रखने की जरूरत नहीं है. लास्टली क्या दे रखा है कि अगर आपको जो ऑफिस है वो विद इन 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफ द सिटी फ्रॉम वेयर द फर्स्ट ऑफिस इज लोकेटेड, अगर ऐसी जगह पे है. फॉर सपोज मेरा आज जो ऑफिस है वो एक तो जयपुर में है, अब जयपुर की जहां से म्यूनिसिपल लिमिट्स खत्म होती है उसी के विद इन 50 किलोमीटर्स अगर मेरा दूसरा ऑफिस लोकेटेड है, तो ऐसे केस में भी मुझे सेपरेट इंचार्ज रखने की जरूरत नहीं है. देखो ये सब चीजें किस बेसिस पे बनाई गई हैं, ये ध्यान रखते हुए कि जो हमारे जो ओरिजिनल ऑफिस का फर्स्ट ऑफिस का जो इंचार्ज है, क्या वो दूसरे ऑफिस पे रेगुलर बेसिस पे जा सकता है क्या. तो इसलिए इन्होंने इस तरह से रखे है कि अगर आप सेम प्रेमाइसेस में हो तो आप इजीली रोज ही जा सकते हो. अगर आपका सेम सिटी में है तो भी आप रोज मतलब कि ऑल्टरनेटिवली या जैसे भी आपको सही लगे आप ट्रैवल करके दूसरे ऑफिस को भी संभाल सकते हो, या फिर अगर विद इन 50 किलोमीटर्स भी है तो भी आप उसे इजीली एक्सेसिबल है और उसे इजीली आप संभाल सकते हो. उसके बियॉन्ड जाकर है तो वो आपके लिए डेली बेसिस पे पॉसिबल नहीं है कि आप दूसरे ऑफिस को संभाल सको, इसलिए वहां पे आपको फिर सेपरेट इंचार्ज रखना होगा. ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन. अब
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ मेंबर हैविंग टू ऑफिसेज ऑफ द टाइप रेफर्ड टू अबव शैल हैव टू डिक्लेयर व्हिच ऑफ द टू ऑफिसेज इज मेन ऑफिस। मतलब अगर दो ऑफिस है तो आपको बताना पड़ेगा आपका प्राइमरी ऑफिस कौन सा है, और ताकि वही आपका प्रोफेशनल एड्रेस बन सके और वहीं पे सारे आपके मेन करस्पॉन्डेंस विद एनीवन हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अब। अभी नेक्स्ट टॉपिक में अपने पास क्या दे रखा है, केवाईसी नॉर्म्स फॉर सीए इन प्रैक्टिस। देखो अगर आप किसी भी मतलब क्लाइंट डील कर रहे हो, उसे सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो, तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। यू शुड नो अबाउट योर क्लाइंट। तो इसलिए ये केवाईसी नॉर्म्स के दे रखे जिसमें लिखा है नो योर कस्टमर। तो उसमें आपको बेसिक डिटेल्स कस्टमर की ऑलरेडी होनी चाहिए, अपनी क्लाइंट की होनी चाहिए कि क्लाइंट क्या है, क्या नाम है, क्या उसका पैन आधार, मतलब अकॉर्डिंगली कंपनी है, इंडिविजुअल है, सारी आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही लिस्ट अपन को दे रखी है। अगर आपका एक क्लाइंट इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटर है, या फिर कॉर्पोरेट एंटिटी है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, तो उस केस में आपको क्या-क्या डिटेल्स उनसे लेनी चाहिए ताकि आपके पास एक गुड अंडरस्टैंडिंग हो अबाउट योर क्लाइंट। तो ये सारे मतलब लिस्ट दे रखी है, इसको आपको डायरेक्टली एक बार पढ़ना है और कुछ आपको 4-5 पॉइंट्स याद रखने हैं ताकि अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ सकता है इसका, तो आपको उसमें से पॉइंट्स याद हों। तो ऐसा इसको रीड कराने का कुछ नहीं है, आपको बस इन्हें पॉइंट्स को पढ़ के दिमाग में रखने वाली बात है। तो मैं इसको रीड अभी आपको नहीं करा रही हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अपन अब। हाँ, अब ये पूरा ना डिसिप्लिनरी प्रोसीजर दे रखा है, डिसिप्लिनरी चार्ट दे रखा है कि आपने फर्स्ट शेड्यूल का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, सेकंड शेड्यूल का किया है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या-क्या लायबिलिटी आ सकती है। तो देखो इसमें पहले अपन जो फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल है, उससे पढ़ेंगे, देन मैं आपको ये डिसिप्लिनरी चार्ट पढ़ाऊँगी, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी मिलेगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अभी अपन। हाँ जी, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आ गया टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो सिंपल सा है, जो भी अपने अभी शेड्यूल्स दे रखे हैं, अगर आपने उन शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, उनका कोई भी नॉन कंप्लायंस या वायलेशन किया, तो वो हमारे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट के अंदर फॉल करते हैं। तो यहाँ पे तो वही लिखा हुआ है, अगर आपने शेड्यूल्स को फॉलो नहीं किया तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आओगे, और अगर आपने अदर मिसकंडक्ट में, सॉरी, यहाँ पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का लिखा हुआ है पार्ट 1, 2, 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड पार्ट इन 1 एंड 2 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। अगर आपने इनका नॉन कंप्लायंस किया है तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में फॉल करोगे, और अगर आपने पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल का वायलेशन किया है तो आप अदर मिसकंडक्ट के अंदर फॉलो करते हो। अब अदर मिसकंडक्ट क्या होता है, देखो जरूरी नहीं आपका जो अदर मिसकंडक्ट है वो आपके प्रोफेशनल वर्क से ही रिलेटेड हो। अगर आपने कोई और भी नॉन कंप्लायंस किया है या फिर हमने और भी कोई गलत काम किया है तो भी वो अदर मिसकंडक्ट के अंदर फॉल करता है। अब आप सोचोगे मैम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट को तो आईसीएआई को तो सिर्फ जो आपकी प्रोफेशनल वर्क है उसके नॉन कंप्लायंस से मतलब होना चाहिए ना। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। देखो आईसीएआई क्या चाहता है कि ठीक है आप प्रोफेशनली तो अच्छा काम करो लेकिन आप ओवरऑल भी एक अच्छे इंसान रहो। ऐसा कोई भी आप काम नहीं करो जिससे आपके जो सीए प्रोफेशन हो उस पर डिस्ट्रीब्यूट है, उस पर कोई बदनामी हो। तो इसलिए आईसीएस को भी ध्यान रखने के लिए उन्होंने ये चीज भी निकाली है कि अगर आपने कोई और भी दूसरा गलत काम किया है तो अब वो आपके अदर मिसकंडक्ट में फॉल करेगा, भले वो आपके प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड नहीं हो, और आप पे लाइबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है दीज प्रोविजंस एम्पावर द काउंसिल टू इंक्वायर इनटू एनी मिसकंडक्ट ऑफ अ मेंबर इवन इफ इट डज नॉट arise out of his professional work. This is considered necessary because a chartered accountant is expected to maintain the highest standards of integrity even if in his personal affairs, and any deviation from these standards even in his non-professional work would expose him to disciplinary action. मतलब उसके non professional work से related भी है तो भी उस पर disciplinary action हो सकता है। अब अपने फाइनली यहाँ से शुरू होते हैं शेड्यूल सारे। देखो अपने पास, मैं आपको पहले यहाँ से ओवरव्यू दे देती हूँ। 2 शेड्यूल्स हैं हमारे पास, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में अपने पास 4 पार्ट्स यहाँ पे आते हैं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, यानी ये प्रैक्टिस वाले से रिलेटेड है। ये मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन सर्विस यानी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली, मतलब इसमें इन सर्विस एंड प्रैक्टिस दोनों की बात होती है, एंड यहाँ पे अदर मिसकंडक्ट की बात होती है। तो इस तरह से ये अपना पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूट होता है, यानी पूरा अपना फर्स्ट शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूट होता है। अब आप हर पार्ट में देखोगे तो उसमें भी आगे अपने पास सब, मतलब सब तो क्या क्लॉजेज है अपने यहाँ पे, जिसमें 12 क्लॉजेज है, इसमें 2 क्लॉजेज है, 13 क्लॉजेज, 2 क्लॉजेज, एंड देन अकॉर्डिंगली अपने पास सेकंड शेड्यूल है जिसमें भी अपने 3 पार्ट्स है एंड रिस्पेक्टिव क्लॉजेज है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये पूरा पढ़ना है। हाँ, अब देखो अपन क्वेश्चन की बात कर ले तो क्वेश्चन कैसा आता है, आपके पास एक केस दे रखा होता है, देन आपसे पूछा जाता है कि क्या ये प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट में फॉल करता है क्या। तो आपको पहले केस एनालाइज करना होगा, ये पता करना होगा कि ये कौन से शेड्यूल में है, कौन से पार्ट में है, एंड कौन से क्लॉज के अंदर फॉल कर रहा है, देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू फ्रेम योर आंसर। तो आपको ये प्रॉपर्ली आपको याद करना होगा इस चीज को, तो कि ये कौन सा शेड्यूल है, कौन सा पार्ट है, कौन सा क्लॉज है, ये आपको पूरा क्लॉज वाइज
पार्ट वाइज शेड्यूल वाइज आपको प्रॉपर्ली याद करना होगा, बिकॉज हमेशा आंसर की लाइन ऐसी ही शुरू होती है, एज पर क्लॉज 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 a CA in practice or CA in service is guilty of professional misconduct because of this, तो वो प्रॉपर्ली आपकी एक लैंग्वेज बनती है, देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू योर आंसर। तो इसमें आपको प्रॉपर्ली पूरी चीजें याद करनी है, क्लॉज भी याद करने, पार्ट्स भी याद करने एंड शेड्यूल को भी याद करना है। एंड प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है कि आप करेक्ट क्लॉज याद मतलब आंसर में आप करेक्ट क्लॉज लिखो, करेक्ट पार्ट लिखो और करेक्ट शेड्यूल लिखो, बिकॉज अगर आपने गलत ये लिख दिया तो एग्जामिनर पता है क्या समझता है कि इस बच्चे को इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन में रेलेवेंट क्लॉज था इसकी भी जानकारी नहीं है, एंड जो इसने अपने आंसर में कोट किया है इसकी भी इसे जानकारी नहीं है, तो एग्जामिनर को लगता है कि दिस चाइल्ड इज नॉट हैविंग गुड नॉलेज अबाउट द प्रोफेशनल एथिक्स, देन वो अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स डिडक्ट करता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको एकदम सही सही क्लॉज लिखना है, सही सही पार्ट लिखना है, सही सही शेड्यूल लिखना है। अगर बाई चांस आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, होता है ना दिमाग से गायब हो चुका है बिल्कुल कि क्या क्लॉज क्या पार्ट क्या शेड्यूल, तो इस केस में आप मत लिखो। देख आप नहीं लिखोगे तो भी एग्जामिनर को तो लगेगा कि भाई इसको नॉलेज नहीं है, बट इतना नहीं लगेगा कि भाई ठीक है इसे नॉलेज नहीं थी बट इसने गलत कोट नहीं किया, तो वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो ट्राई मत मारना, लिखना ही मत, ताकि आपके जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं डिडक्ट हो सके, वो ना हो, मतलब होता है ना कि एग्जामिनर का दिमाग खराब नहीं हो कि भाई इसको तो बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन अब इसमें। हाँ जी, तो अब अपन यहाँ से अपने शेड्यूल शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना फर्स्ट शेड्यूल, सॉरी फर्स्ट शेड्यूल, उसका भी पार्ट 1 और उसका क्लॉज 1। तो अपन सबसे पहले क्लॉज 1 पार्ट 1 एंड फर्स्ट शेड्यूल इसको अपन पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है अपने पास, अलाउस एनी पर्सन, देखो एक इसकी ना जो आपके पास होती है ना सेट लाइन चलती है हमेशा कि एज पर क्लॉज 1 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट अ सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही, तो इतना जितना है ना ये आपका हमेशा सेट लाइन होती है, इसके बाद में आपको जो भी हमारा रेलेवेंट क्लॉज होता है उसकी लाइंस लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलाउस एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अनलेस सच पर्सन इज also a chartered accountant in practice and is in partnership with or employed by him। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जब भी प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी और के नाम पे जब वो खुद एक सीए इन प्रैक्टिस हो और वो उसके साथ या तो पार्टनर हो या फिर उसके एम्प्लॉयमेंट में हो। यहाँ पे इससे अपन चार्ट से समझते हैं क्या लिखा हुआ है कि कौन सी ये इन प्रैक्टिस मतलब कौन दूसरे के नाम पे प्रैक्टिस कर सकता है। फॉर सपोज अगर मैं आज अपनी ही बात करती हूँ कि मैं किसी और के नाम पे अपनी मतलब मैं भी प्रैक्टिस करना चाहती हूँ किसी सीए फर्म के साथ एसोसिएट हो करके, तो मैं कब कर सकती हूँ, देखो नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो कर ही नहीं सकता है, तो मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ यानी अभी तक तो मैं कर सकती हूँ। आगे बढ़ते हैं अपन अब, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, क्या मैं सीए इन प्रैक्टिस हूँ अभी के लिए, द आंसर इज नो। तो मैं तो यहाँ से बाहर हो गई कि मैं तो नहीं कर सकती हूँ, यानी मुझे पहले सीओपी लेनी होगी देन ही मैं जाकर के सीए मतलब प्रैक्टिस कर सकती हूँ किसी और के साथ एसोसिएट होकर के। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे पास सीओपी भी है, तो यहाँ पहले मुझे या तो पार्टनर बनना होगा उसके साथ या फिर उसके एम्प्लॉयमेंट में आना होगा, तभी जाकर के मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ किसी और के नाम पे। क्या मैं अदर्स हूँ यानी मैं पार्टनर भी नहीं हूँ, एम्प्लॉय भी नहीं हूँ, तो क्या इस केस में मैं सीएन प्रैक्टिस कर मतलब प्रैक्टिस कर सकती हूँ किसी और के नाम पे, द आंसर इज नो, आई कैन नॉट डू। यानी यहाँ पे कितना हमने फिल्टर लग गए कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड प्रैक्टिस भी होनी चाहिए और फिर मैं या तो पार्टनर होनी चाहिए उसके साथ या फिर एम्प्लॉयमेंट में होनी चाहिए, देन अकॉर्डिंगली आई कैन डू द प्रैक्टिस इन हिज नेम। ठीक है, अब ये अपन सोचेंगे कि ये सब चीजें क्यों लगाई गई हैं। देखो बाहर के जो लोग होते हैं जो कि क्लाइंट्स होते हैं उनको इतना पता नहीं होता कि भाई कौन हमारी ऑडिट कर सकता है, कौन इन सब चीज लीगल कंप्लायंसेस को देख सकता है। तो ये आईसीआई की जिम्मेदारी थी ये देखना कि भाई ऐसे कोई भी इंसान आकर के किसी के नाम पे, फॉर सपोज आज मैं सीए तो हूं नहीं, मैंने बस एक किसी सीए फर्म के साथ एसोसिएट हो गई और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई आप सीए नहीं हो फिर भी आप प्रैक्टिस करो, तो ऐसे तो क्लाइंट का नुकसान होगा ना, उसे इतना क्वालिटी वर्क नहीं मिलेगा जो कि वो एक सीए से एक्सपेक्ट करता है। तो उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि जो भी काम कर रहा है वो एक सीए इन प्रैक्टिस हो और प्रॉपर्ली उस फर्म के साथ उस जो भी इंडिविजुअल है जो भी जिसके नाम पे प्रैक्टिस की जा रही है उसके साथ प्रॉपर्ली एसोसिएट हो।
तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द अबव क्लॉज इज इन्वेंटेड टू सेफगार्ड द पब्लिक अगेंस्ट द अनक्वालिफाइड अकाउंटेंट practicing under the cover of qualified accountants. It ensures that the work of the accountant will be carried out by chartered accountant who may be his partner or his employee and would work under his control and supervision. मतलब देखो तो क्वालिटी मेंटेन हो और जिसका भी पार्टनर एम्प्लॉय होगा तो उसके साथ में उसके कंट्रोल में होकर के काम करे ताकि जो भी काम है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो ये था अपना पहला क्लॉज। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लॉज के ऊपर, क्लॉज नंबर 2 पार्ट 1 शेड्यूल 1। क्लॉज 2 क्या बोलता है, पेज और अलाउंस और अग्रीज टू पे और अलाउ directly or indirectly any share, commission or brokerage in the fees or profits in his office professional business to any person other than a member of the institute or a partner or a retired partner or the legal representative of a deceased partner or a member of any other professional body or with such other person having such qualification as may be prescribed for the purpose of rendering such professional services from time to time in or outside India। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आप किसी भी इंसान को पे कर रहे हो या फिर प्रॉमिस करते हो पे करने का फॉर एनी शेयर, कमीशन और ब्रोकरेज इन द फीस और प्रॉफिट्स ऑफिस प्रोफेशनल बिजनेस, मतलब आज अगर मैं मतलब ऑडिट कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ और उससे मुझे कोई भी फीस मिलती है वो मैं किसी और इंसान के साथ शेयर कर रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ फीस, कमीशन और ब्रोकरेज। और वो पर्सन कौन है, दूसरा पर्सन जो है वो ना ही तो मेंबर है इंस्टीट्यूट का, यानी वो सीए नहीं है और ना ही वो मेरा कोई पार्टनर रह चुका है, ना ही वो रिटायर्ड पार्टनर है, ना ही वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिसीज्ड पार्टनर है, यानी वो मुझसे पहले किसी भी तरह से पार्टनरशिप में एसोसिएटेड नहीं था। और ना ही मैं किसी ऐसे मेंबर को दे रही हूँ जो कि किसी प्रोफेशनल बॉडी से है जो कि हमारे काउंसिल ने रिकॉग्नाइज करी है। यानी देखो यहाँ पे क्या क्या एक्सेप्शन दे रखे कि आप अपनी फीस और फीस, प्रॉफिट्स, कमीशन, ब्रोकरेज किसी भी इंसान के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, बट कुछ लोगों के साथ कर सकते हो। वो कुछ लोग कौन है, या तो वो मेंबर इंस्टीट्यूट का यानी वो ऑलरेडी एक सीए हो, अपने पार्टनर्स के साथ कर सकते हो, अपने रिटायर्ड पार्टनर्स के साथ कर सकते हो, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर के साथ भी कर सकते हो, एंड अपने कोई भी प्रोफेशनल बॉडी जो कि रिकॉग्नाइज करी हो हमारे काउंसिल ने उनके मेंबर्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर इनके अलावा किसी के साथ शेयर करिए तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में फॉल करते हो। अब ये कौन है जो हमारे प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर्स हैं, वो प्रोफेशनल बॉडीज अपने नीचे मेंशन्ड है। अब वो प्रोफेशनल बॉडी में कौन कौन है, अपना कंपनी सेक्रेटरी है, अपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट है, अपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर है यानी एडवोकेट है, अपने आर्किटेक्ट भी आते हैं इसमें, एक्चुअरीज भी आते हैं, एंड कौन कौन आता है, इंजीनियर्स भी इसमें आते हैं, टेक्नोलॉजी मतलब बैचलर इन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश वाले लोग यानी बैचलर इन टेक्नोलॉजी वाले लोग भी इसमें आते हैं, एंड आपने एमबीए कर रखा है तो वो लोग भी इसमें कवर होते हैं। अब एक चीज अपने ना पॉइंट मतलब जब नवंबर 24 के पेपर्स चल रहे थे तब एक चीज बहुत उठी थी एमबीए को लेकर के कि ये जो एमबीए होते हैं क्या इनको हम इनके साथ हम फीस शेयर कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे अपना नाम लिखा हुआ है तो हाँ अब उनके साथ फीस शेयर कर सकते हैं। दूसरा अपन आगे पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप में हम इन लोगों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या, क्या हम एमबीए को अपना पार्टनर बना सकते हैं क्या, तो वहां पे अपन पॉइंट्स पढ़ेंगे तो वहां पे एमबीए का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो इस चीज को अपन यहाँ पे ही क्लैरिफाई कर लेते हैं कि हम एक एमबीए के साथ अपनी फीस शेयर कर सकते हैं लेकिन हम उसको पार्टनर नहीं बना सकते हैं। जब ये रेलेवेंट क्लॉज आएगा तब मैं आपको वहां पे भी पढ़ाऊंगी, बट आप यहाँ पे भी इसे क्लियर कर लो कि हम किसी भी एमबीए के साथ अपनी फीस शेयर कर सकते हैं लेकिन हम उसको पार्टनर नहीं बना सकते हैं। इस चीज को एकदम क्लियर रखना अपने माइंड में कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन हम, हाँ अब ये अपन एक बार पैरा पढ़ लेते हैं। The institute came across certain circulars orders issued by the registrars of various state cooperative societies where it has been mentioned that certain amount of audit fee is payable to the concerned state government and the auditor has to deposit a percentage of his audit fee in the state treasury by a prescribed challan within a prescribed time of the receipt of the audit fee. The council considered the issue and while noting that the government is asking auditors to deposit such percentage of their audit fee for recovering the administrative and other expenses incurred in the process, the council decided that as such there is no power in the code of ethics to accept such assignment wherein a percentage of professional fee is deducted by the government to meet the administrative and other expenditure। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है
कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ने आपको कोई ऑडिट दिलाई है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की या कोई भी और है, जिसमें अगर गवर्नमेंट आपसे चाहती है कि आप ऑडिट फीस का कोई परसेंटेज हमें जमा कराओ ताकि हमारे जो भी एक्सपेंसेस इनकर हुए उन्हें हम मीट आउट कर सके, तो काउंसिल ने यही बोला कि भाई जब गवर्नमेंट आपसे मांग रही है तो आप मना नहीं कर सकते हो, इस चीज के लिए हम भी आपको अलाउ कर रहे हैं और हम इस चीज को आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं मानेंगे। यानी ये लोग आपके मेंबर नहीं है, न ही आपके पार्टनर है, न ही ये प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर है, एक नॉर्मल गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट अगर आपसे पैसा ले रही है तो हम इस चीज को अलाउ करते हैं, हम इस आपके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं मानेंगे। आगे क्या पॉइंट दे रखा है अपने पास? Considering the case where a chartered accountant gave 50% of the audit fees received by him to the complainant who was not a chartered accountant under the nomenclature of office allowance, and such an arrangement continued for a number of years, it was held by the council that in substance of chartered accountant had shared his profits and therefore was guilty of professional misconduct under the clause. It is not the nomenclature of a transaction that is material, but it is the substance of the transaction which has to be looked into. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका किसी के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं मुझे तो पैसे चाहिए, अब हम क्या उसे पैसे तो दे रहे हो, लेकिन आपने उसे कैसे दिखाया कि वो ऑफिस अलाउंस दे रहे हो, उसे मतलब कोई भी ऑफिस से रिलेटेड आप खर्चे दे रहे हो, उसका आप परसेंटेज दे रहे हो 50% का, तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये तो मैं ना ऑफिस अलाउंस दे रहा हूँ, ये प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है मेरा उसके साथ। तो इसमें आप ये देखो कि भाई तू जो कर रहा है ना वो एक्चुअली में आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो उसके साथ, आप उसको ऑफिस अलाउंस नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि आपको नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन देखना है, ये नहीं देखना कि आपने उसको दिखाया कैसे, आपको ये देखना है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो एक्चुअल में तो आप उसको प्रॉफिट ही दे रहे हो अपने फर्म का, अपने फीस का। तो ऐसे केस में आप इसको ये नहीं बोल सकते कि आपने फीस शेयर नहीं करी है, तो आपने फीस शेयर करी तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर फॉल करते हो। इसमें एक एग्जांपल और आता है कि फॉर सपोज मैं एक आर्टिकल हूँ, मैं किसी सीए फर्म में आर्टिकलशिप कर रही हूँ और वो मुझे रेगुलर स्टाइपेंड नहीं दे रहे, उन्होंने मुझे बोला कि जब भी फीस आएगी तो उसका जो भी 15% 20% मैं तेरे को दे दूंगा। तो इस केस में क्या हुआ, मेरे पास स्टाइपेंड नहीं आ रहा लेकिन मेरे पास ऑडिट का फीस का शेयर आ रहा है। तो इस केस में मेरा प्रिंसिपल अगर उसके पास आती है काउंसिल, उसे ये नहीं बोल सकता कि मैं तो उसका स्टाइपेंड दे रहा हूँ, उसे रेगुलर स्टाइपेंड नहीं देके इसे मतलब एक साथ ही बड़ा अमाउंट एक साथ ही इसे दे देता हूँ। नहीं भाई, तू एक्चुअल में उसे प्रॉफिट शेयरिंग दे रहा है, जो भी तेरा फीस का शेयर है वो दे रहा है, तू उसे स्टाइपेंड नहीं दे रहा है। तो ऐसे केस में भी तो ये नहीं बोल सकता कि आप उसे एज अ स्टाइपेंड देखो, नहीं तू एक्चुअल में उसको प्रॉफिट शेयरिंग दे रहा है। तो यहाँ पे भी हम एक्चुअल ट्रांजेक्शन देखेंगे, ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं देखेंगे कि तूने उसको कैसे दिखाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये आ गया अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल ऑफ गुडविल से रिलेटेड। अब ये क्या है इसे एक बार देखते हैं अपन। सबसे पहले दे रखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल ऑफ गुडविल में पार्टनरशिप फर्म के केस में, कि अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है उसमें दो या दो से ज्यादा आपके पार्टनर्स हैं, तो ऐसे केस में अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या दूसरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो भी डिजीज पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, क्या उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा? देखो जनरली मिलता है, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म में बोला है कि नहीं मिलेगा तो ऐसे केस में उसे नहीं भी मिल सकता, उसे जो भी उसका वन टाइम सेटलमेंट है उसे करके उसे फ्री भी किया जा सकता है। There are two or more partners and one of them dies. Legal representative, say widow, of the deceased partner can continue to receive a share of the firm only if the partnership agreement contains such provision. मतलब अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखा होगा कि हम डिजीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा देंगे तो ऐसे केस में उसे शेयर मिलता रहेगा, और अगर ऐसा लिखा होगा कि हम वन टाइम सेटलमेंट करके खत्म कर देंगे तो ऐसे केस में जो भी वन टाइम सेटलमेंट मनी है वो मिल करके अकाउंट क्लोज हो जाएगा। देन आगे क्या दे रखा है प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस को थोड़ा अपन आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहले अपना शेयरिंग ऑफ फीस से रिलेटेड दे रखा है। शेयरिंग ऑफ फीस में क्या लिखा है, नो शेयरिंग ऑफ फीस बिटवीन लीगल रिप्रेजेंटेटिव of the single member firm and purchaser of goodwill of the member of the firm on the death of the sole proprietor of the firm। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप एक सिंगल मेंबर फर्म हो यानी प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, तो ऐसे केस में जैसे आपका जो सिंगल मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है तो हमें वो फर्म किसी और को बेचनी पड़ती है। तो ऐसे केस में हमने किसी और को वो फर्म बेच दी है, तो क्या उनके बीच में भी शेयरिंग ऑफ फीस होगी कि जो ऑलरेडी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज मेंबर है, जो पहले आपका मेंबर था, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो उसका नए मेंबर बना है फर्म के, क्या उससे वो पैसे मांग सकते हैं? आंसर इज नो। भाई तुमने ऑलरेडी बेच दिया, उसने जो भी बेचने का पैसा दिया होगा वो ऑलरेडी तुम ले चुके हो, तो अब उससे शेयरिंग ऑफ फीस की तुम उम्मीद नहीं कर सकते हो, ना ही लीगली वैलिड है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आप कोई भी शेयरिंग ऑफ फीस दोनों के बीच में नहीं होगी। पेमेंट्स में भी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइडेड इफ द एग्रीमेंट ऑफ द सेल ऑफ गुडविल कंटेन्स सच प्रोविजन। मतलब जो भी उनका वन टाइम सेटलमेंट है वो इन पार्ट्स इन इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकता है। अब यहाँ पे गुडविल की बात आ गई। गुडविल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन बी सोल्ड ट्रांसफर टू अनदर एलिजिबल मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर। मतलब जो भी गुडविल है वो आप बेच सकते हो। द काउंसिल परमिटेड द सेल ट्रांसफर ऑफ गुडविल फॉर सच केसेस इन द फॉलोइंग मैनर। अब क्या मैनर दे रखा है,
सबसे पहले डेथ ऑफ प्रोप्राइटर कंसर्न अकर्ड ऑन और आफ्टर 30th अक्टूबर 30th अगस्त 1998। अब मतलब ये डेट दे रखी है, डेट इतनी रेलेवेंट नहीं है बिकॉज 1998 बहुत पुराना टाइम हो चुका है। तो अब जो अपने क्वेश्चंस बनते हैं वो हमेशा 2020 24 इतने की ही बनते हैं, इससे पुराने के अपने क्वेश्चंस बनते नहीं है। तो अपने लिए यही दो पार्ट्स रेलेवेंट है, ये पार्ट तो अपना रेलेवेंट भी नहीं है आज के केस में। तो यहाँ के पे क्या दे रखा है कि आपका 30th अक्टूबर 1998 के बाद आपकी डेथ हुई है, मतलब आज के टाइम में भी अगर आपकी कभी भी डेथ हुई है तो ऐसे केस में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड सच सेल इज कंप्लीटेड इन ऑल एस्पेक्ट्स विद इन अ ईयर ऑफ द डेथ ऑफ द सच प्रोप्राइटर कंसर्न। मतलब जब उसकी डेथ हुई है तो उसके एक साल के अंदर अंदर आपके जो भी मतलब प्रोसीडिंग्स है ये सेल ट्रांसफर से रिलेटेड वो कंप्लीट हो जाए। The name of the concerned firm would be kept in abeyance, that is not removed on the receipt of information about the death of the proprietor, as is being done at present only up to a period of 1 year from the death of the proprietor concerned as aforesaid। अभी एक साल का क्यों दे रखा है? बिकॉज जो हमारा काउंसिल होता है जहाँ पे सारे फॉर्म्स के नाम रजिस्टर्ड होते हैं वो उसके नाम को एक साल तक ही अपने पास संभाल के रखेगा, क्योंकि उसकी प्रोविजन है कि भाई एक साल तक हम तुम्हारा नाम संभाल के रखेंगे, तुम एक साल में किसी और को भेज दो ताकि वो आपके नाम को आगे कंटिन्यू कर सके। तो उन्होंने एक साल का पीरियड दिया कि हाँ ठीक है, एक साल के अंदर आप अपने फॉर्म के जो भी गुडविल है फॉर्म को बेच सकते हो। देन क्या दे रखा है, डेथ ऑफ प्रोप्राइटर कंसर्न अकर्ड ऑन और आफ्टर, मतलब डेथ तो आफ्टर 30th अगस्त ही हुई है, बट उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है एज टू द लीगल हायर ऑफ द डिजीज प्रोप्राइटर। मतलब सिंपल सी बात है, अगर एक सिंगल मेंबर की डेथ हो चुकी है और उसके 2 या 3 बेटे हैं तो उनके बीच में अब ये डिस्प्यूट है कि भाई कौन फॉर्म का मालिक है। तो इस केस में अगर इस तरह का आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, प्रोवाइडेड द इन्फॉर्मेशन एज टू द एक्जिस्टेंस ऑफ द डिस्प्यूट इज रिसीव्ड बाय द इंस्टीट्यूट विद इन अ ईयर ऑफ द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर कंसर्न, द नेम ऑफ कंसर्न फर्म शैल बी केप्ट इन अबेयंस टिल 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर आपके बीच में इस तरह का कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो आपको एक बार इंस्टीट्यूट को तो बताना पड़ेगा कि भाई अभी हमारे बीच में प्रॉब्लम चल रही है, तो पहले हम अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लें, फिर हम इस फॉर्म को बेचेंगे। इंस्टीट्यूट ठीक है भाई, तुम अपना पूरा झगड़ा जो भी है तुम उसको संभाल लो, उसके बाद इसको बेच लेना, तब तक मैं इसको अपने पास संभाल के रख रहा हूँ। और जैसे आपका डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा तो आपको ये भी बताना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को कि इस तारीख को हमारा डिस्प्यूट सॉल्व हो चुका है। जिस तारीख को आपने बताया कि मेरा डिस्प्यूट सॉल्व हो चुका है उसके 1 साल तक और इंस्टीट्यूट आपके नाम को संभाल के रखेगा। यानी जैसे आपका डिस्प्यूट खत्म हुआ उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको फर्म के गुडविल को फर्म को बेचना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बार इसको रीड करा देती हूँ, ये आपका रेलेवेंट नहीं है बट एक बार अपन रीड कर लेते हैं। अगर आपकी डेट 29 अगस्त 1998 से पहले हुई है तो प्रोवाइडेड सच सेल और ट्रांसफर इज कंप्लीटेड इफेक्टेड एंड द इंस्टीट्यूट्स परमिशन टू प्रैक्टिस इन द डिजीज प्रोप्राइटर्स फर्म नेम इज सॉट फॉर बाय 20th August 1999 and the firm name concern is still available with the institute। मतलब वही आपका सेल ट्रांसफर 1 साल के अंदर अंदर हो गया और फर्म का नाम अभी भी इंस्टीट्यूट के पास संभाल के रखा हुआ हो, ऐसे केस में हम ये सेल और ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये पूरा अपना था शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड सेल ऑफ गुडविल से रिलेटेड। तो मेजर पॉइंट तो इसमें यही याद रखना है जो आपको सोल प्रोप्राइटर से रिलेटेड है कि हमें 1 साल के अंदर अंदर सेल ट्रांसफर कर देना चाहिए। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उस डिस्प्यूट के खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर आपको ये सेल ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो अपना सेकंड क्लॉज भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अपन अपने क्लॉज 3 पे। क्लॉज 3 पार्ट 1 शेड्यूल 1। ये क्या बात करता है, एक्सेप्ट्स और अग्रीज टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रोफेशनल वर्क ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। यानी अभी तक बात हो रही थी कि हम अपनी फीस को शेयर कर रहे हैं, अब बात हो रही है कि हम किसी और के प्रॉफिट शेयरिंग का फीस के शेयर कर रहे हैं अपने साथ। यानी हम किसी भी ऐसे इंसान की फीस को शेयर नहीं कर सकते, उसका प्रॉफिट शेयरिंग नहीं ले सकते हैं जो कि ना तो हमारा मेंबर है या फिर कोई प्रिस्क्राइब्ड प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर ना हो। यानी हम सिर्फ अपने सीए मेंबर्स मतलब जो मेंबर्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट के और दूसरे जो प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं से हम अपनी फीस को शेयर कर मतलब उनकी ही फीस को हम शेयर कर सकते हैं। यानी हम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ अपनी फीस भी शेयर कर सकते हैं और वही लोग हमारे साथ भी अपनी फीस को शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक एक्सेप्शन कह सकते हो आप इस चीज को, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज नॉट प्रोहिबिटेड फॉर अ मेंबर इन प्रैक्टिस टू चार्ज रेफरल फीस बीइंग द फीस ऑब्टेन्ड बाय अ मेंबर इन प्रैक्टिस फ्रॉम अनदर मेंबर इन प्रैक्टिस इन रिलेशन टू रेफरिंग अ क्लाइंट टू हिम। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जैसे अगर मैं एक सीए इन प्रैक्टिस हूँ और मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो ऐसी इंडस्ट्री का क्लाइंट था, ऐसी इंडस्ट्री की ऑडिट करनी थी जिसकी नॉलेज मुझे नहीं है बट मेरी एक जो फ्रेंड है उसको अच्छी नॉलेज है। तो मैंने बोल दिया कि आप मेरे पास ना जाकर के उसके पास जाइए, उसके पास ऐसी 2-3 कंपनीज की ऑडिट करने का एक्सपीरियंस है, शी कैन डू इट इन अ बेटर वे। तो मैंने उसे रेफर किया है, तो मैं अपनी फ्रेंड को बोल देती हूँ मैं तेरे पास एक क्लाइंट लेके आई हूँ तो मुझे तो अपने रेफरल फीस दे, मुझे कुछ पैसा दे। तो ऐसे केस में अगर मैं उससे कोई पैसा ले रही हूँ तो वो गलत नहीं है, मैं ले सकती हूँ।
अब नेक्स्ट अपना आ गया, देखो अभी तक अपन ने पहला पढ़ा था कि हम किसी सीए फॉर्म सीए के नाम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके अपन ने पॉइंट्स पढ़े। देन अपन ने पढ़ा कि हम किसके साथ अपनी फीस शेयर कर सकते हैं। देन अपन ने पढ़ा कि हमारे साथ कौन अपनी फीस शेयर कर सकता है। अब अपन ये पढ़ने वाले कि किसके साथ हम पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, एंटर्स इनटू पार्टनरशिप इन और आउटसाइड इंडिया विद एनी पर्सन अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और सच अदर पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी। यानी यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आप एक मेंबर इन ऑफ इंस्टीट्यूट के साथ बना सकते हैं एंड किसी अगर प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर के साथ भी बना सकते हैं, इंक्लूडिंग अ रेसिडेंट। अब देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये आपको बस याद करके रख लेनी है, कभी इससे मैंने नहीं देखा कोई केस क्वेश्चन आया, बट आप जब भी इस क्लॉज को कोट करते हो तो ये लाइन भी आपको लिख के आनी है, इंक्लूडिंग अ रेसिडेंट हु बट फॉर हिज रेसिडेंस अब्रॉड would be entitled to be registered as a member under clause 5 of subsection 1 of section 4 or whose qualifications are recognized by CG or the council for the purpose of permitting such partnership। तो यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट के साथ, किसी प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर के साथ, और जो ये लिखा हुआ है रेसिडेंट हु बट फॉर नॉट इज रेसिडेंस अब्रॉड वुड बी एंटाइटल्ड, तो उसके साथ, एंड अगर किसी पर्सन को सीजी ने ऑथराइज किया है तो उसके साथ भी आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो। अभी अपन ने जो पढ़ा है प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल बॉडी, वो इसमें भी लिखे हुए हैं किन किन के साथ कर सकते हो। तो देखो इसमें सीएस है, सीएमए है, एडवोकेट है, इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्ट है एंड एक्चुअरी है। अब आप देखोगे तो इसमें यहाँ पे एमबीए मेंशन नहीं है, जो मैंने आपको पहले पॉइंट पढ़ाया था क्लॉज 2 में, वो यहाँ पे मैं लिंक करूंगी आपके साथ कि देखो आप फीस तो शेयर कर सकते हो एमबीए के साथ, लेकिन उसके साथ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते हो। ऐसी एक और पॉइंट है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके साथ आप फीस शेयर कर सकते हो लेकिन उसके साथ आप पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते हो। तो इन चीजों को आपको याद रखना है कि कौन से पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए, ताकि आप अकॉर्डिंगली एकदम करेक्ट अपना आंसर कोट कर सको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये क्या पॉइंट लिखा हुआ है, द मेंबर में हाउएवर टेक नोट ऑफ द फैक्ट दैट दे कैन नॉट फॉर्म मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप टिल सच टाइम दैट रेगुलेशन ऑफ सच अदर प्रोफेशनल और आल्सो परमिट पार्टनरशिप विद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड आर इशूड बाय द काउंसिल। अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि फॉर सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट ने तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब आईसीआई की गाइडलाइन से बोल दिया, काउंसिल ने बोल दिया कि आप एक सीएस सीएमए के साथ पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो, लेकिन जो सीएस सीएमए के काउंसिल उन्होंने बोला कि नहीं, आप अपने प्रोफेशनल यानी सीएस के अलावा, सीएमए के अलावा किसी और के साथ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते हो। ऐसे केस में हम ये नहीं कर सकते कि आईसीआई के काउंसिल ने हाँ कर दिया तो हमने उनकी काउंसिल को देखा नहीं और हमने पार्टनरशिप फॉर्म कर ली। नहीं भाई, आपको उनके भी रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर उनके रेगुलेशंस में हमारे साथ पार्टनरशिप फॉर्म करना अलाउड नहीं है तो ऐसे केस में भी हम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। अब हाँ जी, अब हम नेक्स्ट क्लॉज के ऊपर बढ़ते हैं, क्लॉज 5। क्लॉज 5 क्या बोलता है कि अगर आपने कोई भी वर्क सिक्योर करा है आइदर थ्रू एनी पर्सन, जो कि आपका एम्प्लॉय भी नहीं है और ना ही वो आपका पार्टनर है और ना ही आपने कोई ऐसा मीन्स यूज किया है जो कि आपके लिए ओपन अप नहीं है, यानी आपने किसी भी गलत तरीके से अगर अपना वर्क सिक्योर करा है, प्रोफेशनल वर्क सिक्योर करा है, तो आप इस क्लॉज में फॉल करोगे। देखो ये क्लॉज किस लिए लाया गया है, बिकॉज एक ऑडिटर को, एक सीए को अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी होती है। अगर वो काम ही इस तरह से मांग के लाया कि प्लीज आप मुझसे ऑडिट करवा लो, तो ये तो भी बिल्कुल ऐसा हो गया, क्लाइंट आपको बोलेगा कि भाई काम मांगने तू आया था, हम तेरे पास नहीं आए थे, तो अब तुझे काम चाहिए ना, तो तू हमारे एकदम करेक्ट रिपोर्टिंग कर, हमारे जो गलत काम है उनको भी छुपा, देन जाकर के हम तेरे को नेक्स्ट ईयर के लिए भी रखेंगे, अदरवाइज हम तेरे को निकाल देंगे। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, हमारी इंडिपेंडेंस मेंटेन नहीं हो पाएंगे बिकॉज हम ही उनसे काम मांगने गए थे। तो ऑडिटर को, एक सीए को हमेशा ये ट्राई करना है कि क्लाइंट उसके पास है थ्रू हिज माउथ पब्लिसिटी, थ्रू हिज टैलेंट एंड थ्रू हिज कॉन्फिडेंस, ना कि भाई किसी एजेंसी के साथ टाई अप कर लिया, एजेंसी ने हमें क्लाइंट भेजा, नहीं भाई, आपकी खुद की वो होनी चाहिए, एक रेपुटेशन होनी चाहिए मार्केट में कि भाई इस सीए से काम करा लो, बहुत एकदम परफेक्ट काम करता है। तो आपको अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी ऑब्जेक्टिविटी, अपनी रेपुटेशन खुद मेंटेन करनी होगी। देन ही नीचे एक एग्जांपल दे रखा है कि आपने ना बहुत सारे लेटर्स लिखे आर्मी कैंटीन्स को कि भाई मेरा एक्सपीरियंस इतना है, मैंने इनकी ऑडिट कर रखी है, मेरे बहुत अच्छी कॉम्पिटेंस है। तो अगर आपने इस तरह के लेटर्स लिखे कि भाई मुझसे ऑडिट करा लो, तो ये आप क्लॉज 5 में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी माने जाओगे। देन अपना क्लॉज 6 में क्या बोला है, सोलिसिट्स क्लाइंट्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क, यानी हमने क्लाइंट ऑफ प्रोफेशनल वर्क को चुराया है आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरव्यू। मतलब हमने सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू कोई भी क्लाइंट या प्रोफेशनल वर्क सिक्योर करा है। बट इसमें भी कुछ इतना एक्सेप्शन दे रखे हैं कि अगर हमने कोई भी वर्क सिक्योर करा है फ्रॉम एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ओनली, मतलब कोई दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस था, उसके थ्रू अगर आपने कोई भी वर्क को सिक्योर करा है तो वो आपको अलाउड है। भाई अब नहीं भाई बंधु से तो काम लेना अलाउड ही है ना। देन
A member from responding to tenders or inquiries issued by various users of professional services or organizations from time to time and securing work as a consequence. मतलब बहुत सारी कंपनीज होती है ना, जनरली गवर्नमेंट कंपनीज होती है जो अपने काम के टेंडर निकालती है कि भाई हमें ये काम कराना है, हमारी मिनिमम फीस इतनी रहेगी, तो क्या आप मतलब प्लीज आप अपने भेजिए ऑफर लेटर्स कि आप हमें कितने पैसे में हमें काम करके देंगे इस तरह से। तो अगर हमें इस तरह से कोई टेंडर आया है तो हम उस टेंडर को भर सकते हैं, उसमें अपनी पूरी फीस कोट करके भेज सकते हैं कि हम इतना काम करेंगे, इसमें इतनी हम फीस चार्ज करेंगे। तो इस तरह से अगर कोई टेंडर है तो हम टेंडर का रिप्लाई भर सकते हैं, उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कंपनी सामने से बोल रही है कि भाई हमें जानकारी दो कि आप कितने इतने में काम करके दोगे, तो अगर हम उसका रिप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कोई भी इशू नहीं है। अभी टेंडर से रिलेटेड ही आगे पॉइंट लिखा हुआ है कि देखो, अगर आपको टेंडर का आपको नॉर्मली रिप्लाई करना है आप कर सकते हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टेंडर्स है जिनका आप रिप्लाई आपको नहीं करना चाहिए, जिन पे आपको अपना टेंडर नहीं भरना चाहिए। अगर कोई ऐसा काम आया है जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, मतलब कि अगर वो सिर्फ ऑडिट से रिलेटेड आया है कि भाई हमें अपनी स्टैट्यूटरी ऑडिट करानी है, तो प्लीज आप अपने कोटेशंस भेजिए। अगर इस तरह का कोई भी टेंडर आया है तो आपको उसको अप्लाई नहीं करना है। बट इसका भी एक एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर उस टेंडर में लिखा हुआ हो कि हम तो आपको मिनिमम फीस इतनी देंगे, मतलब मिनिमम फीस कितनी कि फॉर सपोज लिखा कि हम तो आपको मिनिमम आपको 10 लाख देंगे, मैक्सिमम मतलब वो तो अपने बातचीत हो जाएगी उसके बाद डिसाइड कर लेंगे, लेकिन मिनिमम फीस 10 लाख रुपए रहेगी। तो अगर ऑलरेडी इस तरह से टेंडर में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हमें ऑडिट करानी है, मिनिमम फीस 10 लाख रुपए की रहेगी, तो इस केस में आप अपना टेंडर भर सकते हो। यानी अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि हमें ऑडिट करानी है तो उस केस में आप टेंडर नहीं भर सकते, वो आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर ऑडिट के साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि हमारी मिनिमम फीस इतनी रहेगी, तो उस केस में हम वो टेंडर भर सकते हैं। या फिर अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि सबके लिए है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकते हैं, सीएस भी कर सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है, और कोई दूसरे प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर भी कर सकता है, तो ऐसे केस में भी हम उस टेंडर को भर सकते हैं, उसमें मिनिमम फीस होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अब एडवर्टाइजमेंट ऑफ कोचिंग का दे रखा है कि अगर मैं एज अ मेंबर इन प्रैक्टिस हूँ और मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, तो उस केस में मैं ऐसे ना वो पूरी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती। मतलब ऑब्वियसली आपने देखा होगा जितने भी टीचर्स होते हैं, अगर वो कोचिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें अपनी सीओपी सरेंडर करनी होती है, बिकॉज अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो उसमें आप इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको कोचिंग में तो पता ही है, आपको पूरे बैनर्स लगवाने पड़ते हैं, आपको रोज में ना सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करने होते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप कोचिंग में हैं तो आप पूरे वो ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपके या तो आपको अपनी सीओपी छोड़नी होगी या फिर अपनी कोचिंग के एडवर्टाइजमेंट छोड़ने होंगे। देखो, आप कोचिंग पढ़ा सकते हो लेकिन उसके एडवर्टाइजमेंट सीओपी के साथ साथ नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको सीओपी रखनी है तो आपको कोचिंग के एडवर्टाइजमेंट छोड़ने होंगे, और अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आपको सीओपी सरेंडर करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? In view of the above, such members are advised to abstain from advertising their association with coaching teaching activities through hoardings, posters, banners, and by any other means. मतलब मैंने जो अभी आपको एडवर्टाइजमेंट वाली बात बताई थी वही लिखी हुई है। Failing which they may be liable for disciplinary action, मतलब अगर उन्होंने किया still तो वो disciplinary action में fall करेगा as per the provisions of the Chartered Accountants Act. However, it may be noted that subject to the above provisions, such members may put 1 second guys. हाँ जी, तो अपन इसको पढ़ रहे थे, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि आपको जनरली तो किसी भी टीचिंग या कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप नहीं करना है अपना। बट अगर आप कर रहे हो तो उसमें आप एडवर्टाइजमेंट ठीक है कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट का एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए कि सीए फर्म का एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। आप ठीक है अपना कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो उसमें आप लिख सकते हो आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो, दैट्स ओके। बट आप उसमें ये नहीं बता सकते कि मेरा एक एसोसिएशन सीए फर्म के साथ भी है, उसमें मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूँ। इस तरह से आपका कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ योर सीए फर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नीचे अपने ये आता है कि किन किन तरीके से हम वर्क को सॉलिसिट कर सकते हैं। उसमें अपने पास अभी दे रखे हैं अलग अलग टाइप के। जैसे पहला आ गया अपना एडवर्टीजमेंट। देखो, मेंबर एडवर्टीजमेंट अपना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब वो एक्सेप्शंस क्या है? सबसे पहला, हम अपने ही भाई बंधुओं को बोल सकते हैं कि भाई प्लीज मुझे कुछ काम प्रोवाइड करा दो। नेक्स्ट, अ मेंबर में एडवर्टाइज चेंजेस इन पार्टनरशिप, मतलब अगर आपके पार्टनरशिप में कुछ चेंज हुआ है, डिसोल्यूशन हुआ है या फिर कोई नया पार्टनर आए, तो वो सारी चीजें आप एडवर्टाइज अपने कर सकते हो। फिर क्या लिख रखा है? अ मेंबर इज ऑल्सो परमिटेड टू इशू अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इन द जर्नल न्यूज़पेपर ऑफ द इंस्टीट्यूट इंटेंडेड टू गिव इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या लिख रखा है कि अगर ठीक है आप नॉर्मल न्यूज़पेपर्स में अपने एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते कि भाई मुझे काम चाहिए, लेकिन जो आईसीआई के न्यूज लेटर्स होते हैं, जैसे अपने वो एक मेंबर जर्नल भी आती है, एक स्टूडेंट जर्नल आती है, एक मेंबर जर्नल आती है। जब तक आप स्टूडेंट होते हैं तो वो जर्नल आती है, एंड मेंबर होने के बाद वो वाली जर्नल आने लगती है। तो अगर इस मेंबर जर्नल में भी हम अपने वर्क सीक करने के बारे में लिख सकते हैं कि मेरा ये फॉर्म है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, और प्लीज अगर आपके पास कोई वर्क हो मेरे लाइक तो प्लीज मुझे मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर ये है। तो इस तरह का क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट हम जो सीए आईसीआई की न्यूज़लेटर या जर्नल है उसमें हम दे सकते
है। However, mere factual position of experience and area of specialization relevant to seek response to the advertisement are permissible। मतलब अब इतना ही लिखना है कि हम क्या काम करते हैं, हमारी एक्सपर्टीज किसमें है और फीस वगैरह, मतलब अगर आप कुछ कोट करना चाहो तो थोड़े रेलेवेंट पॉइंट ही आपको लिखना है ताकि आपको वर्क मिल सके। एप्लीकेशन फॉर एम्पैनलमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ ऑडिट एंड अदर प्रोफेशनल वर्क। अब ये क्या होता है एम्पैनलमेंट का? देखो जनरली जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है ये इस तरह का पैनल बनाती है कि वो उसमें पूरे ना लिस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लिख देते हैं कि हमारे सिटी में, हमारे स्टेट में ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इनके पास ये एक्सपीरियंस है। इस तरह से प्रॉपर करके वो एक पूरी लिस्ट बना लेते हैं कि जब भी उनको कोई काम कराना हो तो उस पैनल में जाके देखेंगे कि कौन सा हमारा रेलेवेंट, मतलब हम किससे कराएं, बेस्ट सूटेबल कौन सा है, उसमें से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या फर्म को वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से जो पैनल्स बने हुए होते हैं उसमें अगर जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हूँ, अब मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी ने इस तरह का कोई पैनल बना रखा है, तो मैं उसको लेटर लिखूंगी कि प्लीज आप मेरा नाम भी उसमें ऐड कर लीजिए, तो वो कंपनी मेरा नाम उसमें ऐड कर लेगी। लेकिन मुझे ऐसे किसी भी पैनल के बारे में पता नहीं है और मैं जस्ट ऐसी ही कंपनी को मैं वो क्या लेटर लिख रही हूँ कि प्लीज अगर आपके पास ऐसा कोई पैनल बना हुआ हो कि उसमें मेरा नाम ऐड कर लीजिए। तो देखो दोनों ही चीजों में फर्क है। पहली चीज में मुझे पता है कि पैनल है और मैं कह रही हूँ मेरा नाम ऐड कर लो, तो ये चीज परमिसिबल है बिकॉज यू नो अबाउट दैट। बट अगर मुझे पैनल के बारे में पता नहीं है, बस मैं ऐसे ही लिख रही हूँ कि अगर वो तो मेरा नाम इंक्लूड कर लो, तो वो गलत है। आप इस तरह की कोई भी रोविंग इंक्वायरीज नहीं कर सकते जिसके बारे में आपको पूरा अता पता नहीं है, बस हमने एक बार मेल कर दिया, लेटर लिख दिया कि अगर वो तुम मुझे ऐड कर लीजिए, तो वो चीज गलत है। वो आपके सॉलिसिटिंग ऑफ प्रोफेशनल वर्क के अंदर कवर होता है एंड यू विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ ही इज फ्री to write the concerned organization with a request to place his name on the panel. However, it would not be proper for the chartered accountant to make roving inquiries by applying to any such organization for having his name included in any such panel. It is permissible to quote fees on inquiries being received from such bodies. मतलब अगर आपके पास कोई इंक्वायरी है कि प्लीज आप ये काम कितना करके दोगे, तो अगर हम उसका रिस्पॉन्ड करें, अपनी फीस कोट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए परमिसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स। ये तो अपन ने अभी ऊपर पढ़ ही लिया था, तो वही रिपीटेटिव पॉइंट है, तो मैं दोबारा आपको नहीं बता रही हूँ। देन ईएमडी सिक्योरिटी डिपॉजिट। जनरली अपन जो टेंडर भरते हैं तो उसमें अपन को कुछ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट या सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना होता है। तो इसके लिए काउंसिल ने लिखा है कि अगर इस तरह का कोई पैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट को जमा कराना पड़ रहा है तो उसके साथ हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, बिकॉज ये एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, उन्हें जमा कराना पड़ेगा तभी उनका टेंडर भरा जा सकता है। तो इसमें हम कोई भी उनके लिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की लायबिलिटी अराइज नहीं करेंगे। The council is of the view that while interference with practices prevailing for requirement of EMD deposit is not required, मतलब इसमें हम interference नहीं करने वाले हैं। Next, publication of books, articles and presentation. इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट परमिसिबल फॉर अ मेंबर टू मेंशन इन बुक और एन आर्टिकल पब्लिश्ड बाय हिम और इन प्रेजेंटेशन मेड बाय हिम एनी प्रोफेशनल अटेनमेंट वेयर द मेंबर ऑफ द और द फर्म विथ व्हिच ही इज एसोसिएटेड। मतलब आपको कोई भी अपनी बुक, आर्टिकल, पब्लिकेशन उसमें अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट, अपने बारे में, अपनी फर्म के बारे में नहीं लिखना है, बस आपको नॉर्मली जो भी आपने मतलब लिखा है उसके बारे में ही आपको बताना है। However, he may indicate in a book, article or presentation the designation chartered accountant as well as the name of the firm. मतलब ठीक है, आप ये नहीं बता सकते कि आपका प्रोफेशनल अटेनमेंट्स क्या है, बट आप अपने नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड अगर आप किसी फर्म के साथ एसोसिएटेड हो, किसी फर्म के पार्टनर हो, एम्प्लॉय हो, तो उस फर्म का नाम भी आप लिख सकते हो। तो इस चीज को, नेम ऑफ द फर्म को आपको बिल्कुल पर्टिकुलरली याद रखना है। मैं इसे मार्क भी कर देती हूँ। Designation and name of the firm is allowed. What happened? ये चीज हमें अलाउड है। आगे बढ़ते हैं अपन अब। इशू ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स और इनविटेशन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई भी आपकी सेरेमनी हो रही है, सॉरी, आपकी कोई ना ओपनिंग सेरेमनी है या फिर किसी मेंबर की शादी, मतलब किसी पार्टनर की शादी है या फिर उसके घर में किसी की शादी है, तो उसका जो इनविटेशन कार्ड है, कोई ग्रीटिंग कार्ड है, तो उसमें हम अपने फर्म का नाम लिख सकते हैं और लोगों को बुला भी सकते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द काउंसिल डज नॉट अप्रूव ऑफ द इशू ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स और पर्सनल इन्विटेशंस बाय मेंबर्स इंडिकेटिंग देयर प्रोफेशनल designation status and qualification. However, the council is of the view that designation chartered accountant as well as of the name of the firm may be used in greeting card, invitation for marriages। मतलब आपके designation chartered accountant and name of the firm वो हम mention कर सकते हैं, and any invitation for opening or inauguration of the office of the members। और ये हम सिर्फ किसे भेज सकते हैं, देखो ऐसे नहीं कि हमारे जितने भी लोग हैं, हमने कोई अनजान लोग हैं उनको भी हमने जाकर के भेज दिया, नहीं। जैसे अगर मैं और मेरी एक फ्रेंड इशिता, हम दोनों पार्टनर्स हैं, तो जैसे अगर
मेरी ही शादी हो रही है, तो उसमें जो इनविटेशन कार्ड होगा वो मेरे मेंबर्स मतलब मेरे पार्टनर्स को जा सकता है, मेरे रिलेटिव्स को जा सकता है, मेरे क्लाइंट्स को जा सकता है। लेकिन इसमें अगर इच्छुता के कोई क्लाइंट तो उन्हें नहीं जा सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, जो सिर्फ मेरे क्लाइंट्स होंगे, मेरे रिलेटिव्स होंगे, उन्हें ही इस तरह का कार्ड जा सकता है जिसमें चार्टेड अकाउंटेंट एंड नेम ऑफ द फर्म लिखा हुआ हो। देखो, नॉर्मल ग्रीटिंग कार्ड आप किसी को भेजो, उससे आईसीआई को कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने नेम ऑफ द फर्म एंड चार्टेड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन यूज किया है, तो ऐसे केस में आप सिर्फ अपने क्लाइंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने ही फ्रेंड्स को भेज सकते हो। इसमें आप जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनके क्लाइंट्स रिलेटिव्स को नहीं भेज सकते हो, उन्हें आपको नॉर्मल कार्ड ही भेजना होगा। कैन बी सेंट ओनली टू क्लाइंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑफ द मेंबर्स कंसर्न। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ये बहुत एकदम बेसिक सा पॉइंट है। अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट नेम ऑफ द फर्म यूज किया, देखो आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें वो सिर्फ इनविटेशन ग्रीटिंग कार्ड किससे जाएगा, सिर्फ अपने क्लाइंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को ही जा सकता है। तो इसमें भी मैं नेम ऑफ द फर्म, क्योंकि नेम ऑफ द फर्म कहीं कहीं पे अलाउड है, तो मैं उसको एक बार आपको हाईलाइट करके दे रही हूँ। देखो यहाँ पे भी डेजिग्नेशन may be used। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अब। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एडवर्टीजमेंट फॉर सिल्वर, गोल्डन, प्लैटिनम और सैनिटरी सेलिब्रेशन। मतलब अगर एक फॉर्म को 25 साल से ज्यादा हो गए, 50 साल से ज्यादा हो गए, 100 साल हो गए, और इस तरह से अगर बहुत सारे साल हो चुके स्टैब्लिश हुए हुए, तो उस तरह का हम सेलिब्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए हम एडवर्टीजमेंट भी दे सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं। लेकिन क्या एक फर्म की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसे हम कर सकते हैं? द आंसर इज नो। उसमें हम इस तरह का इन्विटेशन एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं। देखो, अगर फॉर्म को इतने साल हो चुके तो उसका एडवर्टाइज करना बनता है, लेकिन अगर फॉर्म अभी चालू ही हुई तो उसमें क्या एडवर्टीजमेंट करना? भाई पहले तुम कुछ अचीव तो करो, इतने साल तो गुजारो, अच्छा नाम कमाओ, तब जाके कोई इस तरह का एडवर्टीजमेंट करना। अभी स्टार्टिंग में एडवर्टीजमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, तो वो आईसीएआई ने अलाउड नहीं किया है। It is not permitted to advertise the event organized by a firm of chartered accountants. However, considering the need of interpersonal socialization relationship of the members through such get-together occasion, the advertisement for silver, golden, diamond, platinum or sanitary celebrations of the chartered accountant firm may be published in newspaper or the newsletter. मतलब ये हमारे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करना हमें अलाउड है। देन स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज में क्या लिखा है? जैसे हमारे आईपीएल में पूरा लिखा हुआ होता है कि दिस पर्टिकुलर इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस कंपनीज, और कुछ भी लिखा हुआ होता है, तो वो चीजें क्या सी फर्म को अलाउड है? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक ईएनए एसोसिएट उसने हम आईपीएल को स्पॉन्सर किया? द आंसर इज नो। कोई भी सीए फर्म इस तरह की किसी भी एक्टिविटी को कोई भी प्रोग्राम को स्पॉन्सर नहीं कर सकती, बिकॉज अगर स्पॉन्सर करेगी तो फिर एडवर्टीजमेंट भी होगा, एडवर्टीजमेंट होगा तो ये इलीगल सॉलिसिटेशन में आ सकता है। तो इस तरह की चीजें आईसीआई ने हमें अलाउड नहीं करी है। बट हमें क्या अलाउड किया है? जो प्रोग्राम्स, जो एक्टिविटीज आईसीआई खुद कंडक्ट कराता है, यानी आईसीआई को तो पैसा चाहिए कहीं ना कहीं से, भाई हमें कोई पैसा ला के दो कहीं ना कहीं से। तो अगर आईसीआई कोई एक्टिविटीज कंडक्ट करा रहे हैं तो उसमें हम उन्हें पैसे दे सकते हैं, उनके हम स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसमें अगर आईसीआई हमें एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम बाहर जाके किसी और के थ्रू अपने आप को एडवर्टाइज नहीं करा सकते हैं। A member in practice or a firm of chartered accountants is not permitted to sponsor an event. However, such member or firm may sponsor an event conducted by a program organizing unit, मतलब जो ये सब ऑर्गेनाइज कराते हैं प्रोग्राम आईसीआई के, प्रोवाइडेड सच इवेंट हैज द प्रायर अप्रूवल ऑफ कंटेनिंग प्रोफेशनल एजुकेशन डायरेक्टरेट ऑफ द आईसीआई। मतलब जब आप एक सीएन प्रैक्टिस होते हैं तो आपको कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन टाइम पे कुछ आवर्स होते हैं, सीपी आवर्स, ये कंप्लीट करने होते हैं। अगर उन्होंने इस चीज को अलाउ किया तो आप स्पॉन्सर कर सकते हो। Members sponsoring activities relating to CSR may mention their individual name with the prefix CA. However, mention of the firm name or CA logo is not permitted. मतलब अगर आप अपने पर्सनल बेसिस पे कोई सीएसआर एक्टिविटीज कर रहे हो तो आप अपने प्रीफिक्स सीए, मतलब अगर मैं कोई सीएसआर एक्टिविटी कर रही हूँ तो उसके में सीए नंदिनी गुप्ता लिख सकती हूँ, लेकिन उसमें अगर मैं किसी फॉर्म के साथ एसोसिएटेड हूँ तो उस फॉर्म का नाम नहीं लिख सकती, ना ही मैं सीए लोगो व्हाइट पे जो सीए लिखा होता है, सीए एंड दैट एरो, वो चीजें हम यूज नहीं कर सकते। हम प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं सीए नंदिनी गुप्ता, उसके अलावा हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज वाला पॉइंट समझ में आया पूरा। आगे बढ़ते हैं अपन अब। एडवर्टीजमेंट ऑफ टीचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी अपन ने ऊपर कर लिया था, तो दोबारा रिपीटेटिव पॉइंट है। शेयरिंग फर्म प्रोफाइल विद प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। देखो, हम फर्म की प्रोफाइल अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं अगर उसने आगे से रिक्वेस्ट की हो। हम आगे से जाके उसे नहीं दे सकते कि भाई ले देख मैंने क्या क्या काम करा है, मेरी क्या क्या एक्सपर्टीज है। नहीं, अगर उसने हमसे मांगी तो हम उसे जरूर प्रोवाइड करा सकते हैं। टेलीविजन और मूवी क्रेडिट, इसमें क्या है कि अगर देखो कोई भी मूवी बनती है तो उसमें इतने सारे लोगों का हाथ होता है, उसमें ऑफ कोर्स हमें पैसा भी देना होता है, फाइनेंस भी देना होता है, कहाँ से हम पैसा लेके आएंगे, कैसे फंडिंग होगी मूवी बनाने में, तो भाई ऑब्वियस
कहते सीए का तो यूज हो गई। तो अगर ऐसे किसी भी सीए का यूज हुआ है तो ठीक है, हम सबको थैंक्स बोलते हैं मूवी के लास्ट में, थैंक्स टू दिस, तो भाई सीए को भी थैंक्स करना बनता है। ठीक है, हम सीए को थैंक्स कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अलग से नहीं कि भाई स्पेशल थैंक्स टू एएनए एसोसिएट, इस तरह से करके हम स्पेशल थैंक्स उसे नहीं दे सकते, इसे एकदम बोल्ड करके हाईलाइट करके कि भाई लगे कि इसे अलग से एडवर्टाइज किया जा रहा है ताकि उसके पास क्लाइंट्स आ सके। तो हमें उसको किसी तरह से स्पेशल एम्फेसाइज नहीं करना है, स्पेशल थैंक्स नहीं देना है, जैसे नॉर्मल सबको थैंक्स दिया गया वैसे ही उसे भी नॉर्मल थैंक्स हमें देना है। Soliciting professional work by making roving inquiries. It is not permissible for a member to address letters, emails or circulars specifically to person who are likely to require. मतलब ऐसे वही सेम बात है कि हम ऐसे खुद से जाकर के लोगों को लेटर नहीं लिख सकते, ईमेल नहीं कर सकते कि भाई तुम्हें सीए की जरूरत है तो मुझसे करा लो, मैं बहुत अच्छा ऑडिट करती हूँ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मेरे पास इस इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है। इस तरह के मेल या लेटर मैं लोगों को नहीं लिख सकती हूँ। सीकिंग वर्क फ्रॉम प्रोफेशनल कॉलीग्स, यस, मैं तो मेरी प्रोफेशनल कॉलीग्स है, मेरी जो भाई बंधु है उनसे मैं वर्क सीक कर सकती हूँ, उनसे मैं काम मांग सकती हूँ। देन क्या लिखा हुआ है, स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन विच एन ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू मेक अंडर सेक्शन 225 और सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अभी क्या बोला, देखो अगर आपको याद हो, अपन ने इंटरमीडिएट में सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये क्या बोलता है कि अगर मतलब मेंबर्स को ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑडिटर है, करंट ऑडिटर है, ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो हमें निकालना है, हटाना है। ऐसे केस में स्पेशल नोटिस कंपनी को भेजते हैं कि प्लीज प्लीज आप एक जनरल मीटिंग कराइए और इस ऑर्डर को यहाँ से निकालने का रेजोल्यूशन पास करवाइए। अगर इस तरीके की कोई मीटिंग होती है तो उसमें एक तो पहले बोल रहे होंगे मेंबर्स कि इसको हटाओ हटाओ हटाओ, लेकिन भाई अब मैं जैसे अगर मुझे हटाने की बात हो रही है तो मैं भी तो जाके बोलूंगी कि भाई मैंने अपना काम अच्छे से किया था, मैंने पूरा प्रोफेशनली कंप्लाई करा है, हर चीज को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम के लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का ध्यान रखा है। तो ऐसे केस में देखो आप लोग का डिसीजन लास्ट होगा, लेकिन अगर मेरे अगर मेरी बात मानी जाए तो मैं अभी भी आप लोगों के साथ विलिंगली वर्क करना चाहती हूँ। मुझे एकदम इंडिपेंडेंटली होकर एकदम मतलब होता है ना कि ठीक है मेरा काम जा रहा है, मेरे पैसे जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा दुख होगा, लेकिन मुझे फिर भी इंडिपेंडेंटली ऐसे नहीं दिखाना कि भाई मुझे पैसे की नीड है, प्लीज 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 मुझे मत निकालो, मुझे इस तरह से नहीं बोलना है। मुझे बस इतना बोलना है कि मैंने अपने बेस्ट वर्क करा है, मैं अभी भी आप लोगों के साथ विलिंगली आगे वर्क करना चाहती हूँ, बट लास्ट डिसीजन वाज विल बी योर्स। ठीक है, इस तरह की मुझे बात करनी इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल ऐसे नहीं दिखाना है कि प्लीज मुझे वर्क की नीड है, मेरे पैसे चले जाएंगे, प्लीज मुझे मत निकालिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, द लेटर शुड मेयरली सेट आउट इन अ डिग्निफाइड मैनर हाउ ही हैज बीन एक्टिंग इंडिपेंडेंटली एंड कॉन्सिक्वेंसली through the term of office and may in addition indicate if he so chooses his willingness to continue as auditor if he reappointed by the shareholders। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, acceptance of original professional work by a member emanating from the client introduced to him by another member। अब इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं एक पार्टी में गई थी, उसमें मेरी फ्रेंड भी आई थी इशिता, उसने मुझे अपने क्लाइंट से मिलाया, उसकी वो ऑडिट करती थी, तो उसने मुझे मिलाया, सब बातचीत करी। थोड़े दिनों के बाद वो क्लाइंट मेरे पास डायरेक्टली मेरे ऑफिस में आता है कि क्या आप मेरा टैक्स का काम करोगे। तो मैं उसे बोलूंगी कि देखो हमारी पहचान मेरी फ्रेंड इशिता के थ्रू हुई थी, तो अगर आपको मुझसे कोई भी काम कराना है तो आप उसी के थ्रू आओ, उसी से ही बात करो कि मुझे उनके थ्रू ये टैक्स का काम कराना है, आप मेरी उनसे बात करवा दीजिए। मैं डायरेक्टली आपका काम नहीं ले सकती बिकॉज आप उसके क्लाइंट हो। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है, should not accept the original professional work emanating from a client introduced to him by another member। If any professional work of such kind comes to him directly, he should be his duty to ask the client that he should come through the other member, dealing generally with the original work। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। Doing public interviews, देखो सीए अपने पब्लिक इंटरव्यूज दे सकता है, लेकिन उसे इस बात का ध्यान रखना है कि वो ऐसी कोई डिटेल्स को शेयर नहीं करते जो कि उसको अपने तक ही रखनी थी। कोई भी ऐसे ना होता है ना प्रोफेशनल अटेनमेंट, ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे बता रहे हैं कि भाई मैं तो ये काम भी करती हूँ, मेरी ये एक्सपीरियंस है, मेरी इतनी कैपेबिलिटीज है, इस तरह की बातें उसे नहीं करनी है, और उसे उतनी ही बातें बतानी है जितनी उससे पूछी जाए। ऐसा नहीं कि वो उससे पूछी गई एक बात है, उसने 10 बातें और एक्स्ट्रा में बता दी, नहीं भाई जितना उससे पूछा गया उतना ही जवाब देना, उससे ज्यादा नहीं बताना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, while giving an interview or otherwise furnishing details about themselves or their firms in public interviews or to the press or at any forum, the member should ensure that it should not result in publicity। मतलब आपकी ऐसी पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो वो भी करती हूँ, इस तरह की बातें आपको नहीं करनी है। Due care should be taken to ensure that such interviews or details about the members of their firms are not given in a manner highlighting their professional attainments। Any detail which is given must, in addition to meeting the above requirements, be given only as a response to a specific question and of factual nature only। नेक्स्ट पॉइंट अपना है, मेंबर्स ऑफ फर्म्स हु पब्लिश एडवर्टीजमेंट्स अंडर बॉक्स नंबर्स। ये भी देखो ये बहुत ही आउटडेटेड वाला होता है बॉक्स नंबर्स वाला, बट इसमें यही लिखा हुआ है कि आप अलाउड नहीं हो बॉक्स नंबर्स, बॉक्स के अंदर अपना मतलब बॉक्स नंबर्स होता है ये एक तरह का, तो उसके अंदर आप अपना एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते हो।
देन एजुकेशनल वीडियोस, देखो एक सीएन प्रैक्टिस एजुकेशनल वीडियो, जैसे आज मैं सीएन प्रैक्टिस नहीं हूँ, लेकिन मैं एजुकेशनल वीडियोस डालती हूँ, मैं एडवर्टीजमेंट करती हूँ, अलाउड है, बिकॉज मैं सीएन प्रैक्टिस नहीं हूँ। अगर मैं सीओपी ले लेती हूँ तो उस केस में भी मैं एजुकेशनल वीडियोस अपलोड कर सकती हूँ, लेकिन उसमें मेरा कहीं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मेरी फर्म है उसका रेफरेंस नहीं होना चाहिए, और मैं कोई अनटू इस तरह से एडवर्टीजमेंट नहीं करनी चाहिए कि भाई मैं तो मतलब ऑडिट में एकदम माहिर हूँ और मुझसे मतलब मैं प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छी तरह से ऑडिट करती हूँ, तो लोगों को लगे कि भाई इसको तो पढ़ाना भी अच्छा और उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी अच्छा, तो इसी से हम ऑडिट कराते हैं। तो इस तरह का एडवर्टीजमेंट मैं नहीं कर सकती हूँ। अभी मेरे पास प्रैक्टिसिंग सीओपी नहीं है, तो मैं एडवर्टीजमेंट करती हूँ, वो चलता है, लेकिन अगर मेरे पास सीओपी होगी तो मुझे अपने एडवर्टीजमेंट्स बहुत सोच समझ के करने होंगे। While the videos of educational nature may be uploaded on the internet, no reference should be made to the chartered accountant firm wherein the member is a partner proprietor. Further, it should not contain any contact details or website address. मतलब आपकी अगर फर्म का कोई या प्रोप्राइटरशिप फर्म का कोई वेबसाइट है तो उसकी भी डिटेल्स आपको नहीं प्रोवाइड करानी है। तो यहाँ पे अपन ने अपना एक और क्लॉज क्लॉज 6 पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके अपन ने सारे एक्सेप्शंस पढ़ लिए कि किन केसेस में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, किन केसेस में नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको एकदम मस्त वाले समझ में आए होंगे। तो अभी के लिए आज का हम रिवीजन यहीं पे से एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपन कल बिल्कुल देखने वाले हैं। तो अभी के लिए आप लोगों से बाय बाय।